चलो ना सर, अभी हम लोग आज का जो डिस्कशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें बड़े बड़े प्रोविजंस भी, सर्विसेज भी हम लोग करेंगे। ये छोटा सर्विस है, हो जाएगा। वेरी स्मॉल सर्विसेज एग्जाम्शन में आता है। एंड द एग्जाम्शन इज यूज ऑफ रोड और ब्रिजेस। यूज ऑफ रोड एंड ब्रिजेस। बेटा आप लोग कभी हाईवे यूज करते हो तो आपने देखा रहेगा, ऑन हाईवे देयर इज अ टोल। होता है नहीं होता है? यस, आस्किंग एवरीवन। होता है नहीं होता है? चैट बॉक्स में रिप्लाई करें सारे बच्चे। यस, होता है। मुझे बताओ कि बेटा टोल कौन चार्ज करता है? टोल कौन चार्ज करता है? हु चार्ज टोल? मेंशन करो जल्दी। वेरी गुड। क्या बात। कुछ बच्चे बोल रहे स्टेट गवर्नमेंट, कुछ बोल रहे सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ बोल रहे गवर्नमेंट, कुछ बोल रहे कंपनी। मुझे लगा था मेरा ज्योग्राफी थोड़ा वीक है, बट यहाँ पे तो सारे बच्चों की ज्योग्राफी इतने अच्छे नहीं। ठीक है। जहां तक मेरा नॉलेज है, टोल गवर्नमेंट नहीं चार्ज करता। टोल इज नॉट अ टैक्स, सबसे पहले दिमाग में डाल के रखना है। अगर टोल टैक्स होता तो उस पे जीएसटी क्यों लगता? टैक्स पे टैक्स थोड़ी ना लगता। क्या टैक्स पे टैक्स लगता है क्या? आंसर इज नो। सो टोल ये टैक्स नहीं। सबसे पहले वो बात अलग है, लोग बोलते हैं टोल टैक्स, हमने टोल टैक्स दिया, बट इट इज नॉट टोल टैक्स, इट इज टोल चार्जेस। इट इज टोल चार्ज। सबसे पहले दिमाग में ये रखना है, ठीक है। मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे लिखना है। सर, सबसे पहले हमने एक बात समझना है कि टोल ये गवर्नमेंट नहीं चार्ज करता, ये प्राइवेट कंपनी चार्ज करती। अच्छा, सब पता ही नहीं था। पर प्राइवेट कंपनी क्यों चार्ज करती? सर, इसके पीछे भी बड़ा स्टोरी है। बेटा ध्यान देना है। 1991 में हमारे इंडिया में एलपीजी आया था, अगर आपको याद होगा। दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, अपना ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी है। ये जो एलपीजी जो पॉलिसी है, ये हमारे फाइनेंस, उस जमाने के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, एम एस, दैट इज मनमोहन सिंह थे। वॉज एक्स प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर थे उस जमाने के, और हमारे वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिफोर 2014। मोदी वॉज नरेंद्र मोदी जी बिकम गवर्नमेंट, बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उससे पहले वो थे हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने 1991 में व्हेन ही वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर, ही बॉट वन पॉलिसी व्हिच इज कॉल्ड एज एलपीजी पॉलिसी। एंड अ वेरी वंडरफुल रोल ही प्लेड, नो डाउट। बेटा इसके ऊपर अगर उनका बातें अगर आप देखोगे, दिस पर्सन, दिस जेंटलमैन हैज डन अ वेरी वंडरफुल जॉब फ्रॉम 1991 से लेके 2014 तक। ही हैज मेड लॉट ऑफ गुड डिसीजन। वो बात अलग है, इन्हें बोला जाता है ही नेवर स्पीक्स बट ही ऑलवेज बिलीव्स दैट साइलेंस स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। एंड ही हैज शोन थ्रू हिज वर्ड्स। मैं उनकी कोई पब्लिसिटी और मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड एंड व्हाट आई हैव रेड फ्रॉम द बुक्स, वो मैं बता रहा हूँ। उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, ही नेवर स्पीक्स, ही ऑलवेज डू इट। बेटा उस जमाने में हमारे गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। टारगेट मतलब अच्छे अच्छे कामों की। गवर्नमेंट ने बड़े बड़े कंपनियों को पकड़ा, उनके मालिक लोगों को बुलाया और उनके साथ एक मीटिंग लिया। उनको बोला कि एज यू ऑल नो कि हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्री में आता है, कि आपको नहीं, और हमारा कंट्री का डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो एलपीजी पॉलिसी है, कहीं ना कहीं ये आपको भी बहुत ज्यादा लाइक एंकरेज करेगी फॉर बिजनेस यूनिट के, जिसमें आपको लिबर्टी दी जाएगी, प्राइवेटाइजेशन भी होगा, ग्लोबलाइजेशन। अपना बिजनेस सिर्फ विद इन कंट्री नहीं, बाहर के कंट्री में भी कर सकते हो। लॉट ऑफ स्कोप वाज गिवन। एंड विद दैट डिस्कशन गवर्नमेंट पुट अ प्रपोजल टू द कंपनी कि हमारे इंडिया के जो रास्ते हैं, जो रोड से रोड, उस जमाने में वो कच्चा काइंड ऑफ थिंग हुआ करता था, कच्चा रोड बोलते हैं उसको, मिट्टी का रोड हुआ करता। कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती थी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपके आस पास जहाँ पे आपकी इंडस्ट्रीज है, उसके आस पास के जितने भी रास्ते हैं, उसको डेवलप करने का काम आप लोग लो। तो बेटा ये जो प्राइवेट कंपनी के मालिक थे, वो तो बेचारे नाराज हो गए। मैंने वो बोलेंगे ये तो कोई बात ही नहीं हुआ, ये देखो नाराज हो गए। हम अपना कंपनी इंडस्ट्री छोड़ के रास्ते बनाना स्टार्ट करेंगे तो कंपनी कौन चलाए? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपकी जहाँ पे इंडस्ट्री, जिस लोकेशन में आपकी इंडस्ट्रीज है, बट ऑब्वियस है आपकी इंडस्ट्री डेवलप तब होगी जब आपके आसपास में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। क्यों ना आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को हेल्प करो।
कंपनी ने बोला इसमें हमारा क्या फायदा। कंपनी के जो बड़े मालिक थे उनका सबसे पहला प्रॉफिट था कि इसमें हमारा क्या प्रॉफिट है। बट ऑब्वियसली एवरी एंटरप्रेन्योर थिंक्स अबाउट द प्रॉफिट। They are not going to do any charity kind of activity। नहीं, they do, there is no question, they do, बट उनका भी एक लिमिटेशन होता है। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे इंडिया की इंडस्ट्री के आसपास में जो भी कंपनी जहाँ पे आपकी सेटअप है, एस्टेब्लिश्ड है, उसके आसपास में आप क्या करो, रास्ते को डेवलप करो, रोड्स को क्या करो, डेवलप करो। ठीक है। कंपनी का पहला क्वेश्चन है कि सर हमारा उसमें क्या फायदा। गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपके लिए बूट लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं? बूट। सर ये क्या हुआ? गवर्नमेंट ने बोला आप रास्ते बनाओ, रास्ते को कंस्ट्रक्शन करो, उस रास्ते की ओनरशिप हम आपको देंगे। बेटा मालिक खुश हो गए, बट वो ओनरशिप हम देंगे सो दैट वो रास्ते को आप ऑपरेट करो। प्राइवेट रोड हम लोग मान के चले। कौन सा रोड? प्राइवेट रोड, नॉट इन गवर्नमेंट रोड। उस प्राइवेट रोड को आपको क्या करना है? ऑपरेट करना है। और जितना भी खर्चा आपने किया हुआ है उस रोड के ऊपर, जितना भी कॉस्ट लगा हुआ है उस रोड को बनाने के लिए, बट ऑब्वियस बेटा कॉस्ट नेवर माइट मैटर्स, व्हाट मैटर इज टाइम, एफर्ट्स। व्हाट मैटर इज टाइम एंड एफर्ट्स। बेटा जब आप भी किसी बड़े कंपनी में जॉब करोगे, देखो ये हमारे टीचर्स बोला करते थे, और व्हेन वी वर सिटिंग एट योर प्लेस तो हमें भी लगता था क्या टीचर लोग ऐसे बोलते। दे ऑलवेज यूज टू से आप एक सर्टेन लेवल के बाद पैसा बहुत ज्यादा कमाओगे, बट स्टिल फॉर यू मनी विल नॉट मैटर। ये फैक्ट है। हम लोगों को लगता था अरे क्या पैसा है तो सब कुछ, नहीं तो कुछ नहीं। वी वर थिंकिंग दैट टाइम, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम। उस जमाने में नहीं था तो टीचर्स की बातें सही नहीं लगती थी। किसी एक्सटेंट तक हमें लगता था नहीं पैसा है तो सर हर चीज पैसे से होती है करके। नहीं, ऐसा नहीं। व्हाट मैटर इज योर टाइम एंड एफर्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इफ आपको लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया मंथली सैलरी मिलता होगा, एंड इफ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर टाइम, आपका टाइम ठीक से नहीं जा रहा है, तो मैटर नहीं करता है पैसा। ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला आप लोगों को, कंपनी के मालिक लोगों को बोला आप खर्चा करो। इंडस्ट्रीज पीपल आर नॉट वरिंग अबाउट कॉस्ट, दे आर वरिंग अबाउट कॉस्ट, कि ते अपना टाइम जितना खर्चा करेंगे रास्ता बनाने के लिए 2 से 3 साल लगेगा, उस पे हमारे को कितने सारे एफर्ट्स लगेंगे। इतना एफर्ट्स हम हमारे कंपनी को लगा देंगे तो हमारी कंपनी बढ़ेगी, हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला उन लोगों को? गवर्नमेंट ने उनके सामने एक प्रपोजल रखा। गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको क्या करेंगे, आपने जितना खर्चा किया हुआ है उसमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप उसमें ऐड कर। टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। किसी रास्ते को डेवलप करने के लिए 1,000 करोड़ का बजट है। गवर्नमेंट ने बोला चलो ये 1,000 करोड़ बना, पूरा रोड बनाने के लिए मान के चलो आपको 2 साल लगे। 2 साल बेटा, पैसा 1,000 करोड़ इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट मैटर इज 2 साल चले जाए। और कंपनी को बोला एक परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन आप उसमें ऐड कर दो। चलो कंपनी को लगा 400 करोड़ रुपए मेरा प्रॉफिट होना चाहिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से। तो गवर्नमेंट बोलता है कि ये जो पैसा है विद प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करके आपको जितना प्रॉफिट आपको ऐड करना है वो ऐड करके एक पर्टिकुलर अमाउंट आप डिसाइड कर लो। सिंस हम लोग आपने रास्ता बनाया, हम वो रास्ते की ओनरशिप आपको देंगे और उस रास्ते को ऑपरेट आप करो। वो रास्ते से कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, दैट डिसीजन विल बी टेकन बाय द कंपनी हु विल कंस्ट्रक्ट दैट रोड। और कंपनी को ये भी बोला, कंपनी को ये भी इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप अपना पैसा रिकवर करोगे इन फॉर्म ऑफ टोल चार्जेस। तो मुझे बताओ बेटा, जो हाईवे पे बड़े बड़े जो टोल नाकाज होते हैं, दिस टोल नाकाज इज नॉट फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज फॉर्म्ड बाय द कंपनी। और अब देखो हमारे मुंबई में भी ऐसे बहुत सारे टोल्स होंगे जो बंद हुए मिलते हैं। मतलब टोल है मगर बंद, कलेक्शन नहीं हो रहा है। रीजन क्यों है? रीजन क्या है? कलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो ओनरशिप अभी गवर्नमेंट के पास चली गई। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी का जो 1,400 करोड़ का एक एस्टिमेट अमाउंट था वो कंपनी ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। आप देखो, आपने ये भी देखा रहेगा, बहुत सारा मैनी पॉलिटिशियन वो जाते हैं और टोल बंद करवा देते हैं। आप उनको पूछो टोल बंद करने का रीजन क्या, वो एक ही बात करेंगे कि कंपनी ऑलरेडी पैसा अपना रिकवर कर चुकी है, वो हमारे कॉमन पब्लिक से ज्यादा पैसा रिकवर करेगी, ज्यादा पैसा रिकवर। इसलिए दिस पॉलिटिकल पार्टी कम्स ऑन अ रोड एंड लाइक दे आर अगेंस्ट द टोल कि बाबा टोल ऑलरेडी रिकवर हो चुका है, स्टिल कंपनीज आर रिकवरिंग द टोल। तो गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे, उनका जो भी अकाउंट है वो अच्छे से चेक करे, और नहीं हुआ तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो आप देखो देयर आर मेनी टोल नाकाज इन ऑल ओवर इंडिया जो बना तो है बट वहां पे रिकवरी नहीं हो रही। रीजन क्या है?
कंपनी ने जो अपना रिकवरी टारगेट है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो अभी गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट मालिक को पूछती है कि आपके हिसाब से ये 1400 रुपये कलेक्ट करने के लिए कितना साल लगेगा। कंपनी बोलती है सर मान के चलो 15 साल लगेगा। तो कंपनी बोलती, गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है ठीक है 2 साल तो आपको रास्ते बनाने में लग जाएंगे, बरोबर है, और रिकवरी के लिए 15 साल। तो ये रास्ते की ओनरशिप हम आपको 15-17 साल के लिए दे देते हैं। जैसे 17 साल कंप्लीट हो जाएंगे आप टोल रिकवरी करना बंद कर दें। दैट्स इट। एंड दिस इज हाउ द होल रोल ऑफ टोल इज गोइंग ऑन। सो टोल इज नॉट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। एंड सबसे पहले दिमाग में डाल देना है कि टोल ये एक टैक्स नहीं होता है। टोल इज नॉट अ टैक्स, ये ध्यान देना। ठीक है। नाउ अभी टोल कौन रिकवर करता है सर, टोल कंपनीज रिकवर करती है। आई गॉट वन आंसर फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड आई रियली अप्रिशिएट द वे ही हैज गिवन द आंसर। सर एंट्री नंबर 23, एंट्री नंबर 23, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड। बेटा प्राइवेट कंपनी हमें रोड यूज करने देती, बरोबर है, ब्रिज यूज करने देती है, बरोबर है। मुझे बताओ ये कंपनी लोग पैसा चार्ज करेगी या फ्री में देगी, सर पैसा चार्ज करेगी। अब मुझे बताओ अगर कंपनी पैसा चार्ज करेगी तो उसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए, आंसर इज जीएसटी नहीं लगेगा। इसका मतलब कोई भी टोल आप किसी रास्ते को यूज करने के लिए पे करते हो या ब्रिज यूज करने के लिए करते हो, जैसे आपने देखा रहेगा मुंबई पुणे हाईवे जो ब्रिज है, वो भी वो बात अलग है, वो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट देयर आर प्राइवेट रोड्स आल्सो इन मुंबई एंड पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे टोल्स भी मिलेंगे आपको। इसका मतलब टोल्स इसलिए बिकॉज वो रोड प्राइवेट गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, वो कंपनी ने बनाया। तो बेटा वो क्या करेंगे, चार्जेस रिकवर करेंगे। क्या उस चार्जेस पे जीएसटी लगेगा, आंसर इज नो। ठीक है। दिस इज एंट्री नंबर 23। एंट्री नंबर 23 ए क्या बोलता है, एंट्री नंबर 23 ये बोलता है कि सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिजेस। सर वही बात रिपीट कर रहा हूं, पेमेंट ऑफ एन्यूटी। व्हाट डू यू मीन बाय एन्यूटी, एन्यूटी का मतलब होता है इंस्टॉल। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, देखो देर आर पीपल हु आर गोइंग रेगुलरली, उनका बिजनेस होता है मुंबई पूना मुंबई पूना मुंबई पूना मुंबई पूना, अप डाउन हमेशा रहता है। मुझे बताओ बेटा टोल वो एक बार देगा या बार बार देगा, बट ऑब्वियस बार बार देगा, इंस्टॉलमेंट में देगा। तो ऐसे केस में इन लोगों के लिए भी क्या होता है, जो टोल वो पे करते हैं उस टोल पे जीएसटी नहीं लगता है। अभी देखो मैं अपने फ्रेंड के पास जा रहा हूँ, स्टेज इन पूना, ही इज माय कॉलेज फ्रेंड, नाउ ही शिफ्टेड टू पूना। तो उसके फैमिली में कुछ प्रोग्राम होता है तो ही नॉर्मली इनवाइट्स मी, तो मैं चाहता हूँ अपने फैमिली के साथ अपने व्हीकल्स में, तो दे चार्ज टोल, दे टोल लगता है, 2 या 3 टोल लगते हैं, वो चार्ज करते हैं। तो मेरे को मैंने देखा है कि वो टोल चार्जेस जो चार्ज करते हैं और रिसिप्ट प्रोवाइड करते हैं, उस रिसिप्ट पे जीएसटी नहीं होता। बट देर आर मेनी पीपल हु आर हैविंग बिजनेस, रहते हैं मुंबई में है, बिजनेस कहाँ पे जो भी लोडिंग डिलीवरी करनी है, पूना में रहता है, नागपुर में रहता है, नासिक में डिलीवरी करनी पड़ती है। तो डिलीवरी करते वक्त बीच में जो एक्सप्रेस हाईवेज रहते हैं उस पे, नेशनल हाईवेज रहते हैं उस पे टोल नाकाज होता है, तो टोल नाका पे उनको टोल देना पड़ता है। क्या उस पे जीएसटी लगेगा, आंसर इज नो। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अभी सर हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, आपने बोला कि ये टोल जो रिकवर करेगा वो कौन करेगा, टोल कौन रिकवर करता है, कंपनी। तो सर आपको ये कहना है क्या कि ये जो एक्सप्रेस हाईवे पे जो टोल नाकास बनाए जाते हैं, ये टोल कलेक्शन का काम कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, बिल्कुल नहीं बेटा, ये टोल कलेक्शन का काम गवर्नमेंट का नहीं है। टोल कलेक्शन का राइट्स गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को दिया है, गवर्नमेंट कभी टोल नहीं रिकवर करती, ये हमेशा ध्यान रखना। तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी को दिया, तो क्या सर प्राइवेट कंपनी अपने एम्प्लॉयज यहाँ पे लगाएगी, नहीं। बेटा प्राइवेट कंपनी का काम क्या है, बिजनेस करना, तो अपने बिजनेस में से थोड़ी ना लोगों को भेजेगी। वो क्या करेगी पता है, ये यहाँ पे टोल कलेक्ट करने का जो काम है, वहां पे जो लोग रखने हैं उसको वो आउटसोर्स कराएगी। क्या कराएगी, आउटसोर्स कराएगी। किसी एजेंसी को अप्रोच करेगी और उनके थ्रू यहाँ पे क्या करेगी, एम्प्लॉयज रखेगी, बरोबर है। इसका मतलब यहाँ पे जो एम्प्लॉयज कलेक्शन का काम करेंगे, दे आर नॉट एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दे आर द आउटसोर्स एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय। ये बिजनेस क्या करेगा, ये बिजनेसमैन इस आउटसोर्स एजेंसी को पैसे देगा इन लोगों के लिए जो पैसे कंपनी के बिहाफ में लोगों से रास्ता यूज करने के लिए कलेक्ट करते हैं। तो मुझे बताओ कंपनी ने पैसे दिए इन लोगों को, आंसर इज यस। तो कंपनी आउटसोर्स किए हुए एम्प्लॉय को जो टैक्स टोल कलेक्ट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, उनको जो पैसा देगी उस पे जीएसटी चार्ज होगा।
ओके, इसका मतलब सर जो आउटसोर्स कंपनी ने किया हुआ है फॉर कलेक्टिंग जीएसटी, जो ये लोग जो जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं टोल पे, इनको कंपनी जो पैसा देगी उस पैसे पे जीएसटी चार्ज होगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है, टैक्सेबल सर्विसेज में दिया हुआ है। देखो टैक्सेबल सर्विसेज में क्या दिया हुआ है, टैक्सेबल सर्विसेज में दिया हुआ है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, द एक्टिविटी ऑफ टोल कलेक्शन। मुझे बता, एक्टिविटी ऑफ टोल कलेक्शन कौन करेगा? ह्यूमन बीइंग करेगा। जो कंपनी आउटसोर्स करवाती है फ्रॉम द थर्ड पार्टी, मतलब एजेंसी, जिसके लिए कंपनी उसको पैसा देती है, बरोबर है, इज नॉट एग्जाम। इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। उसको एग्जामेशन नहीं मिला हुआ, उस पर जीएसटी लगेगा। अभी सर क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी सैलरी कैसे देता है? बेटा कलेक्शन बेसिस पे। नॉर्मली इनका जो पेमेंट होता है, जितना टोल कलेक्ट करोगे, कंपनी बोलता है देख हमारा दिन का कलेक्शन होता है, टेक एन एग्जाम्पल 10 लाख। अभी 10 लाख के ऊपर तुमको कमीशन में 1% दूंगा, 2% दूंगा, डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड द आउटसोर्स एजेंसीज। जो आउटसोर्स एजेंसीज जो कार्य करती, तो उनको परसेंटेज ऑफ कमीशन देती है, और ये परसेंट ऑफ कमीशन वाज गिवन टू people who are working for collecting the charges as an salary by the outsource agencies. तो कोई भी पैसा अगर कंपनी किसी थर्ड पर्सन को दे रहा है फॉर टोल कलेक्शन ऑफ टोल, उसके ऊपर जीएसटी लगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे अपना यूज ऑफ रोड एंड ब्रिजेस खत्म हो। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान देना, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सॉरी, क्वेश्चन में दिया हुआ है जीजीसी लिमिटेड इज अ कॉन्ट्रैक्टर which collect toll on commission basis from Noida D&D Limited। बेटा नोएडा पे एक टोल नाका है, वहां पे एक कॉन्ट्रैक्टर है जीजीसी लिमिटेड का, वो क्या करता है? टोल कलेक्ट करता है। और ये कौन है? नोएडा, फॉर नोएडा डीडीसी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सो जीजीसी लिमिटेड इज अ कॉन्ट्रैक्टर विच कलेक्ट टोल ऑन कमीशन बेसिस फॉर नोएडा डीएनडी। सर नोएडा डीएनडी कौन है? सर ये कंपनी जिसने वो रोड बनाया। इसने जीजीसी लिमिटेड को हायर किया हुआ है कि तू टोल कलेक्ट कर और तेरा जो कमीशन है वो चार्ज कर ले। एजेंसी ऑथराइज टू लेवी टोल, ठीक है। नोएडा डीएनडी कलेक्शन, ओके, जीजीसी लिमिटेड ने रास्ते बनाए, ठीक है सर। ये कॉन्ट्रैक्टर है, दिस इज एजेंसी, जस्ट वेट लेट मी रीड। सो जीजीसी लिमिटेड इज अ कॉन्ट्रैक्टर which collect toll on commission basis for Noida D&D Limited. That is agency authorized to levy toll. अभी मेरे को बताओ, यहाँ पे टोल कलेक्ट करने का राइट किसको है? कंपनी को है, ठीक है। नोएडा डीएनडी कलेक्शन इन दी मंथ, नोएडा डीएनडी मतलब ये कंपनी है जिसने रास्ता बनाया हुआ। उसका मंथ और अक्टूबर का कलेक्शन कितना है? सर अक्टूबर का कलेक्शन है 2 करोड़ रुपीस, ठीक है। कमीशन पेड टू जीजीसी, बेटा ये कौन है? आउटसोर्स एजेंसी है, इसको कमीशन पे किया 5% ऑफ ग्रॉस रिसीप्ट। सो 2 करोड़ का 5% कितना आएगा? 2 करोड़ का 5% कितना आएगा? 10 लाख रुपीज आएगा। मुझे बताओ क्या इस पे जीएसटी लगेगा? फाइंड द एग्जेम्पशन वैल्यू एंड टैक्सेबल वैल्यू। एग्जेम्पशन वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, मुझे बताओ बेटा क्या 10 लाख पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? यस, एवरी आस्किंग एवरीवन, प्लीज एवरीवन शुड रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। क्या जीएसटी 10 लाख पे लगेगा या नहीं लगेगा? वेरी गुड। सारे बच्चों ने रिप्लाई करना है बेटा, ऐसे एक दो बच्चे रिप्लाई करेंगे ना मजा नहीं है। सारे बच्चे ने रिप्लाई कर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। सर यहाँ पे जीएसटी लगेगा, कितने पे लगेगा जीएसटी? 10 लाख पे लगेगा। तो यहाँ पे कंपनी ने एग्जेम्प्टेड वैल्यू कितना है? सर एग्जेम्प्टेड वैल्यू है 2 करोड़, कि कंपनी को जो पैसा मिलेगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और टैक्सेबल वैल्यू कितना है? कितने पे टैक्स लगेगा? सर 10 लाख पे टैक्स लगेगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल। दिस इज ऑल अबाउट यूज ऑफ रोड एंड ब्रिजेस। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट लेट मी नो। अगर किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। सर नोएडा डीएनडी सप्लाईज exempted supply, the value of exempted supply is 2 crore, and GGC limited is a limited GGC limited supplies are taxable and the value of taxable supply is 10 lakh. That's it. If anybody want to ask any question on this, please let me. I'm giving you 2 minutes to ask me this question. अगर नहीं पूछना है तो हम लोग आगे बढ़े। एनीबडी? नो डाउट मेंशन करेंगे चैट बॉक्स में, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट।
जल्दी जल्दी, नहीं है तो मेंशन करो, नो डाउट, तो हम लोग आगे बढ़े। सर बोलिए बेटा। सर ये जो 10 लाख जो टैक्सेबल होगा, ये 2 करोड़ में से माइनस करके फिर जो बचेगा वो होगा ना एग्जाम? नहीं 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 नहीं, एग्जाम मतलब यू आर आस्किंग फॉर नेट वैल्यू। देखो मुझे यस बताओ, सर। मुझे बताओ ये कंपनी, ये जो डीएनडी कम, ये जो कलेक्ट एजेंसी है, ये कंपनी को कितना पैसा दे? 2 करोड़। 2 करोड़ देगा। तो क्या 2 करोड़ के ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? आंसर इज नो। पर जब ये इसको 10 लाख रुपया देगा तो 10 लाख के ऊपर जीएसटी चार्ज करके देगा। डोंट टेक नेट इफेक्ट। बात समझा? यस सर। हाँ, डोंट टेक नेट वैल्यू। चलो ठीक है सर, अभी हम लोग नेक्स्ट सर्विसेज पे जाएंगे। नेक्स्ट सर्विसेज चलो देखते हैं। आप लोग ने तो कसम खा के है सर हमने रिप्लाई नहीं करना है करके, तो नहीं चलेगा ऐसा। तो फिर मैं भी क्या करेगा, आप लोग जो डाउट पूछेंगे मैं रिप्लाई नहीं करेगा कर। कितना सिंपल हो जाएगा नहीं जीएसटी पढ़ाना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर, डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो ना, लीगल सर्विसेज हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? लीगल सर्विसेज। इफ एनीबडी स्टिल वांट टू आस्क एनी डाउट लेट मी। नहीं आप क्वेश्चन पूछो नहीं पूछो, मैं तो पूरा पढ़ाना है बेटा, ध्यान देना। मैं तो पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। थोड़ा सिलेबस कंप्लीट होने के लिए टाइम लगेगा, बट ठीक है सर। सर लीगल सर्विसेज, मुझे बताओ बेटा लीगल सर्विसेज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लीगल सर्विसेज? सर लीगल सर्विसेज वो सर्विसेज होते हैं जो लॉयर्स देते हैं। मुझे बताओ लॉयर, एडवोकेट एंड बैरिस्टर में क्या डिफरेंस है? बैरिस्टर, ये तीनों में क्या डिफरेंस है बेटा? ये डिफरेंस समझाओ मुझे, क्या है डिफरेंस? या मैं किसी का नाम लेके बोलूं? एनीवन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉयर, एडवोकेट एंड बैरिस्टर? ये डिफरेंस तो मैं मान के चलता हूँ कि सारे बच्चों को पता रहेगा। नहीं सर आप नाम लेके बोलो तो बेटर। ठीक है सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉयर, एडवोकेट एंड बैरिस्टर? सर जो पर्सन एलएलबी करता है, क्या करता है? एलएलबी करता है, ठीक है। एलएलबी करता है और एलएलबी करने के बाद किसी कंपनी में जॉब करता है, दे आर कॉल्ड एज अ लॉयर। जैसे किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर वो लीगल एडवाइस करता है बस, दे आर नॉट डूइंग एनी प्रैक्टिसिंग। जैसे आप लोगों को पता होगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद, वंस यू आर बिकमिंग अ सीए, सीए बनने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। आइदर आप जॉब करो या आप प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको मेंबरशिप लेना पड़ता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप डायरेक्ट कंपनी में जॉब भी कर सकते हो। तो माय कंसर्न इज वंस यू हैड एन एलएलबी डिग्री एंड यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, आप जॉब कर रहे हो तो यू आर कॉल्ड एज अ लॉयर। यू कैन गिव कंपनी एज अ लीगल एडवाइस, बस उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। लॉयर कौन है? लॉयर लॉयर हो गया। सर एडवोकेट कौन है? सर एडवोकेट के पास भी एलएलबी का डिग्री होता है, प्लस सर वो मेंबर होता है बार काउंसिल का। आई होप आप लोगों ने मेंबर ऑफ बार काउंसिल कभी कभी सुना होगा। लॉ का सब्जेक्ट था आपको? हाँ सर लॉ का सब्जेक्ट था। कभी ईमानदारी से पढ़ा ही नहीं सर, वो फैक्ट है। अगर पढ़ा होता तो इसमें डाउट नहीं आता आपको। सर एडवोकेट वो पर्सन होता है जो एलएलबी होता है और मेंबर ऑफ बार काउंसिल भी होता है। जब तक वो मेंबर ऑफ बार काउंसिल नहीं होता है, वो कोर्ट में किसी क्लाइंट के बिहाफ में केसेस नहीं लड़ सकता। सर क्या आप ये बताना चाहते हो कि एडवोकेट प्रैक्टिसिंग भी होता है? बेटा जो प्रैक्टिस करता है वही कोर्ट में जाके केसेस को चैलेंज कर सकता है। देन सर व्हाट डू यू मीन बाय बैरिस्टर? बैरिस्टर वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लीगल स्टडीज, जो लीगल पढ़ाई होती है एलएलबी की, वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से किए थे, अदर देन इंडिया। जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए लोग रहते हैं और इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, किसी के बिहाफ में केसेस लड़ते हैं, ये सारे के सारे लोगों को हम लोग बैरिस्टर बोलते हैं। ओके, तो सब बैरिस्टर का मतलब वो पर्सन है जिसने अपना लीगल एजुकेशन किया हुआ है, बट इंडिया से नहीं किया, बाहर से किया हुआ है, और वो इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, इंडिया में इंडियन कोर्ट में वो केसेस लड़ते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं बैरिस्टर्स। सर कैन यू गिव द एग्जांपल ऑफ बैरिस्टर? देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। जैसे कि आपने देखा रहेगा राम जेठमलानी, हमारे 1991 के स्कैम के वो
उनके लिए वो क्लाइंट थे, क्या नाम है उनका, नाम भूल जाता हूँ। कौन थे 1991 में स्कैम में, वो तो, हाँ, हर्षद मेहता। ओके, हर्षद मेहता था, उनके वो क्लाइंट थे। आई होप मूवीज में भी उसको बताया गया है कि राम जेठमलानी वाज लाइक इज उनके, हर्षद मेहता का केस वो लड़ रहे थे, उसके डिफेंड में लड़ रहे थे। अरुण जेटली है, उसके बाद यस महात्मा गांधी है, वेरी गुड। कपिल सिब्बल है, क्या बात है, बच्चों को समझ में आ गया। पी चिदम्बरम है, और अभी सबसे ज्यादा नाम चर्चा में चल रहा है बेटा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नाम, ये सारे लोग कौन है सर, ये सारे के सारे लोग बैरिस्टर है, जिसने अपना एजुकेशन कहाँ पे किया है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में किया है। चलो ठीक है, मुझे लगा बताना जरूरी है, बिकॉज दिस विल मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर। चलो सर, हमें पहली बात समझ में आई कि लॉयर का मतलब क्या होता है, एडवोकेट का मतलब क्या होता है, और बैरिस्टर का मतलब क्या होता है। एडवोकेट बैरिस्टर प्रैक्टिस करते हैं, लॉयर जॉब करता है, वो सिर्फ एडवाइस कर सकता है, दैट्स इट, और कुछ। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी बात है। इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू ऑल, ठीक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। यस सर, सर हम लोग भी स्टार्ट करें, ध्यान देना। लीगल सर्विसेज, व्हाट डू यू मीन बाय लीगल सर्विसेज। आपको पता होगा बेटा, आज ऐसा भी होता है कि जो लॉयर्स होते हैं, आपने देखा होगा आपके आसपास, सोसाइटी के आसपास में लॉयर्स के ऑफिसेज होते हैं। वो ऑफिसेज मैक्सिमम मैंने जो देखा है, दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंसेस, पार्टनरशिप में होता है। आज का ट्रेंड भी है, बहुत सारे सीएस क्या करते हैं, अभी पार्टनरशिप में प्रैक्टिस करते हैं। सिंगल नहीं होता है आजकल, सिंगल मतलब इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव नाउ, प्रैक्टिस करना भी इतना आसान नहीं है। मेरे है दो से तीन फ्रेंड्स है जिनकी पार्टनरशिप, एक नहीं 3 से 4 सीए है जो साथ में आके प्रैक्टिस करता है। मैंने को एक बार ऐसे ही पूछा कि वाई यू पीपल गोइंग फॉर प्रैक्टिसिंग, सो दे सेज कि नहीं, जितना ज्यादा टीम रहेगा उतना ज्यादा हमारा आउटकम रहेगा, और स्पेशलाइजेशन रहेगा तो क्लाइंट्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। अगर हर लोग ये अलग अलग स्पेशलाइजेशन कम्स एंड फॉर्म द पार्टनरशिप फॉर्म्स। और हमारे इंडिया नहीं, मैं मुंबई की बात करूँ या थाने की बात करूँ, यू विल फाइंड मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ओपनिंग द प्रैक्टिसिंग फॉर्म्स इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप नहीं कर तो प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है सर, अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैं पार्टनरशिप वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है पार्टनरशिप फर्म। बहुत सारे लॉयर्स क्या करते हैं, लॉयर्स बोल रहा हूँ मैं, एडवोकेट्स क्या करते हैं, अपना पार्टनरशिप फर्म ओपन करते हैं जहाँ पे एक से ज्यादा लोग फर्म चलाते हैं। पार्टनरशिप फर्म ऑफ एन एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट, किसी को लगता है नहीं मैं अकेला का मतलब सफिशिएंट हूँ, और मैं वो सोल बेसिस पे वो क्या करता है, अपना फर्म चलाता है, इज अ सोल ओनर। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक। नाउ व्हाट द हेडिंग इज ऑल अबाउट, प्लीज हेडिंग देखेंगे आराम से। उसने बोला है कि सब पार्टनरशिप फर्म ऑफ एन एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट। एंट्री नंबर 45 किसके बारे में बात कर रहा है सर, फर्म है जहां पे एक से ज्यादा एडवोकेट पार्टनर है। और दूसरा ऑप्शन उसने बोला एक फर्म है जहां पे इंडिविजुअल एडवोकेट है। ठीक है, नाउ व्हाट ही सेज, लीगल सर्विसेज बाय द पार्टनरशिप फर्म ऑफ एन एडवोकेट, अगर कोई भी सर्विसेज पार्टनरशिप फर्म ऑफ द एडवोकेट दे रहा है या इंडिविजुअल एडवोकेट दे रहा है, ओके सर, मतलब दोनों में से कोई भी चलेगा, बट अदर देन सीनियर एडवोकेट। ओहो सर, व्हाट डू यू मीन बाय सीनियर एडवोकेट, फिर से एक नया क्वेश्चन आ गया, सीनियर एडवोकेट का मतलब क्या होता है। चलो एनीवन, सीनियर एडवोकेट का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी रिप्लाई करो, फिर डिस्कशन में मजा नहीं आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय सीनियर एडवोकेट। चलो एक बच्चे ने बोला है सर, सीनियर एडवोकेट वो एडवोकेट होता है जो रिटायर्ड हुआ रहता है। बेटा मैं आपके सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लेके आते हैं। सीनियर एडवोकेट वो एडवोकेट होता है जो रिटायर्ड होता है। चलो अच्छी बात है, बच्चों ने सोच ही लिया, हाँ एग्जैक्टली ट्रू, करेक्ट आंसर। सर सीनियर एडवोकेट वो लोग होते हैं जो काफी एक्सपीरियंस होते हैं। मैं ज्यादा करके मूवी देखता नहीं हूँ, बट मुझे जितना रिकलेक्ट हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक मूवी है गोविंदा की, जिसमें वो गोविंदा
लॉयर रहता है, लॉयर बोल रहा हूँ मैं, एडवोकेट होता है, और वो हमेशा झूठ बोलता है और बड़े बड़े केसेस को वो जीतता है। एंड ही वाज अ रिनाउंड एडवोकेट इन इन ड्यूरिंग हिज टेन्योर व्हेन ही वाज एन एडवोकेट। कितने लोगों ने वो मूवी देखा है? आई गेस मूवी का नाम है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। आई गेस, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज रेक्टिफाई। इज इट मूवी का नाम करेक्ट है जो मैंने बताया? यस सर, राइट है। बच्चों ने बोला सर राइट है, देखा है सर, ओके ठीक है। आपने देखा रहेगा गोविंदा वॉज कंसिडर्ड टू बी अ मोस्ट पॉपुलर एडवोकेट अमंग द एसो बार काउंसिल। और उस मूवी में गोविंदा को एक बड़े वकील का दर्जा दिया जाता है, और सीनियर एडवोकेट का नाम दिया जाता है। तो सीनियर एडवोकेट का मतलब क्या होता है सर? सीनियर एडवोकेट का मतलब वो एडवोकेट होता है जो उसकी कंसर्न लेकी जाती है। मतलब मेरे को मान लो, अगर एक मूवी, अब जैसे गोविंदा का एग्जांपल बताया मैंने, हमारे यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल में अगर बात करूँ तो हरीश साल्वे इज अ रिनाउंड लॉयर। हरीश साल्वे का नाम सुना है बेटा आप लोगों ने? जिसने अर्नब गोस्वामी का लाइक, ही वाज बिहाइंड अर्नब गोस्वामी, बिकॉज आपने देखा रहेगा एक साल पहले व्हाट वाज गोइंग ऑन इन आवर television news channel, taking name of chief minister of Maharashtra with a very disrespectfully. Everybody knows, अभी हर एक का perception अलग अलग होता है, and Maharashtra government was like against Arnab, and what he did is उन्होंने हरीश साल्वे को अपना वकील बनाया था, and he was defending case for Arnab Goswami। आई होप आप लोग ने देखा भी रहेगा अगर तो। हरीश साल्वे कम्स अंडर सीनियर एडवोकेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सीनियर एडवोकेट? अगर मान लो मेरे को किसी एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट करना है, तो मुझे सबसे पहले उस एडवोकेट का कंसर्न लेना पड़ेगा कि हम आपको सीनियर एडवोकेट करना चाहते हैं। अगर वो एडवोकेट कंसर्न देता है तो उसको एक पोजीशन दिया जाता है एज अ सीनियर एडवोकेट। और वो एडवोकेट, इफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट ऑफ वर्च्यू ऑफ, इवन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी लगता है ये बंदे में काफी ज्यादा एबिलिटी है। आपने देखा रहेगा खट्टा मीठा, मतलब कुछ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, गोविंदा ऐसे केसेस लड़ जाता है जहां पे वो आरोपी होता जरूर है, बट उस पे आरोप सिद्ध नहीं होता और बच के निकल जाता है। मतलब उनमें इतनी सारी कैपेबिलिटी होती है, वो किसी भी केसेस को इजीली सॉल्व कर सकता है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको पता रहेगा हरीश साल्वी हमारे इंडिया में तब जाने गए थे जब एक भूषण यादव करके केस होगा। आई होप, आई डोंट नो वेदर आपको पता है नहीं पता है। भूषण यादव को पाकिस्तान जेल में, आई इफ आई एम रॉन्ग मुझे प्लीज कलेक्ट करना, रिकलेक्ट मुझे करेक्ट करना, उसको पाकिस्तान के जेल में बंद किया था। कुलभूषण थे, ओके ठीक है, कुलभूषण यादव। आई वॉज नॉट नोइंग हिज करेक्ट नेम। आई वॉज ऑन लाइक, मेरे दिमाग में भूषण यादव करके था, कुलभूषण यादव है। ही वॉज इन अ पाकिस्तान जेल, एंड उनका केस इंटरनेशनली चल रहा था, और हमारे गवर्नमेंट ने हरीश साल्वे को सामने किया। एंड हरीश साल्वे ने जब पाकिस्तान लॉयर से जब डिस्कशन करना स्टार्ट किया, उनका एक ही क्वेश्चन था जहां पे पाकिस्तान लॉयर वाज फेल टू आंसर, एंड कुलभूषण यादव वाज रिलीव फ्रॉम दैट जेल, एंड नाउ ही इज इन इंडिया। एंड उस दिन से हरीश साल्वे का रेपुटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, एंड ही आल्सो ब्रॉट अंडर द सीनियर एडवोकेट लिस्ट आल्सो। ठीक है सर, सीनियर एडवोकेट की पोजीशन तब मिलती है जब उसके पास वो एबिलिटी होती है, सारे के सारे लोग, वो बार का मेंबर होता है, उसके पास नॉलेज भी अच्छी होती है किसकी, लॉ की। एंड सारे बार काउंसिल मेंबर सामने से चाहते हैं कि वो पर्सन को सीनियर एडवोकेट मिले। अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल होते हैं, देन ही कैन बिकम अ सीनियर एडवोकेट। तो मैं मान के चलो, जिस बच्चे ने मुझे आंसर दिया था कि जो पर्सन रिटायर्ड हो चुका है उसको हम सीनियर एडवोकेट बोलते हैं, तो आई होप नाउ ही मे बी हैविंग करेक्ट आइडिया अबाउट द सीनियर एडवोकेट। ठीक है सर, समझ में आ गया। अभी सर उसने को क्या बोला है? उसने बोला है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट है या सिंगल एडवोकेट है, बट वो कौन नहीं होना चाहिए? सीनियर एडवोकेट नहीं होना चाहिए। चलो ये कंडीशन मैं और ही बताता हूँ बेटा। सीनियर एडवोकेट वो एडवोकेट होते हैं जिन्हें जिन्हें एक सर्टन लेवल का ही केस लड़ सकते हैं, वो छोटे छोटे लेवल का केस नहीं लड़ सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड और वाइफ का डिवोर्स करवाना है, जैसे एग्जाम्पल है, हस्बैंड वाइफ डिवोर्स करवाने चाहते हैं, क्या वो आपको लगता है सीनियर एडवोकेट के पास जाएंगे? बिल्कुल नहीं बेटा, वो सीनियर एडवोकेट के पास नहीं जाएंगे। बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको और एक देता हूँ, सलमान खान का प्रॉब्लम था, आई होप आपको पता रहेगा।
जब उसने रोड एक्सीडेंट में रोड रास्ते पे जो सोए लोग थे उनके ऊपर कार चला दी थी। दिस वाज न्यूज, मुझे भी नहीं मालूम, जो न्यूज में है वही मैं बता रहा हूँ। दिस वाज अ बिगेस्ट केस। तो बेटा वो भी क्या था, सीनियर एडवोकेट ने लड़ा था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। आप देखो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और 12 सीट के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा रही है, तो वहां पे भी कोर्ट लड़ रहा है, मतलब केस कौन लड़ेगा, सीनियर एडवोकेट महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा। जो भी है, जो लॉयर को अपॉइंट कर, वो छोटे मोटे केस नहीं लड़ता, वो बड़े बड़े केस लड़ता है, इसलिए वहां पे सीनियर एडवोकेट को उन्होंने बाजू में रख दिया है। तो कोई भी लीगल सर्विसेज अगर एडवोकेट देता है या इंडिविजुअल एडवोकेट देता है, बट वो सीनियर एडवोकेट नहीं होना चाहिए। एंड एडवोकेट मतलब एक पार्टनरशिप फर्म एडवोकेट एडवोकेट को दे रहा है। देखो उसने बोला है टू द फॉलोइंग आर एग्जाम, मतलब ये इंडिविजुअल एडवोकेट और पार्टनरशिप एडवोकेट गिविंग सर्विस टू हुम, सर गिविंग सर्विस टू एडवोकेट। मतलब एक एडवोकेट जब भी किसी एडवोकेट को सर्विस देगा या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस देगा, मतलब एडवोकेट एडवोकेट को सर्विस देगा तो नो जीएसटी। अगर एडवोकेट सर्विसेज उस पर्सन को देगा जो आपके जैसे है, जो मेरे जैसे है, मतलब हम लोग कौन है, हम लोग नॉट नॉट फ्रॉम बिजनेस एंटिटी, नॉट फ्रॉम बिजनेस एंटिटी। क्या हम लोग का बिजनेस है? नहीं, मेरा तो बिजनेस नहीं है। नॉट फ्रॉम बिजनेस एंटिटी। अगर मैं कोई सर्विसेज एडवोकेट से लूं और उसको कोई फीस दूं तो उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कंडीशन में दिया है। अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल अपनी सर्विस किसी भी पर्सन को देगा जो बिजनेस नहीं करता है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। थर्ड कंडीशन बोल रहा है सर वो बिजनेस एंटिटी को दे रहा है जिसकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में the preceding financial year as makes it eligible for exemption from registration। इसका मतलब सर बिजनेस कर रहा है बट उसकी टर्नओवर 10 लाख से कम है, 20 लाख से कम है या 40 लाख से कम है, इसका मतलब सो अनरजिस्टर्ड डीलर है। इसका मतलब कोई भी एडवोकेट अगर अनरजिस्टर्ड डीलर को सर्विस दे रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि उसने क्लियरली बोला अगर उसका टर्नओवर 10 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, 40 लाख से कम है, ऐसा दिया नहीं है। इज इलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। बेटा जिसको रजिस्ट्रेशन से एग्जामेशन मिला हुआ है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो जिसका टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा होगा अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है तो जीएसटी लगेगा? यस, उस पर आरसीएम अप्लाई होगा। ना व्हाट इज आरसीएम, ये भी हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर दिया है इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर कोई एडवोकेट सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है सर्विस, स्टेट गवर्नमेंट को देता है, यूनियन टेरिटरी को देता है, लोकल अथॉरिटी को देता है, गवर्नमेंट को देता है, गवर्नमेंट एंटिटी को, नो जीएसटी। सर हमें बात समझ में आ गई आपकी पूरी की पूरी। सर आप यही कहना चाहते हो कि पार्टनरशिप एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट, ठीक है, इंडिविजुअल एडवोकेट सर्विस किसको दे रहे हैं? आइदर पार्टनरशिप एडवोकेट को दे रहे हैं या इंडिविजुअल एडवोकेट को दे रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा, बरोबर है। अगर वो नॉन बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं, नॉन बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। अगर वो बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं बट वो अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी नहीं लगेगा। सर अगर वो गवर्नमेंट को दे रहे, गवर्नमेंट का डेफिनेशन में उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी सब मेंशन किया हुआ, जीएसटी नहीं लगेगा। इसका मतलब ये लोग इनको छोड़ के किसी को भी सर्विस देंगे तो जीएसटी लगेगा, बट उसके ऊपर आरसीएम अप्लाई होगा। ऐसा मैंने अपने अपने तरफ से मैंने एडिशन करके बताया और ये भी करेक्ट है। ये जैसे जैसे आप आगे जाओगे वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, चलो सर हमने फर्स्ट पार्ट एंट्री नंबर 45 वी हैव डन। तो सर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ तो आपको एग्जाम्पल से पता चलेगा। मिस्टर जे, उन्होंने ये कौन है, एडवोकेट है, उन्होंने सर्विस किसको दी, डी को दी जो खुद एडवोकेट है, जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि सर एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस कर रहा है, इन दिस केस इट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अभी मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है बेटा, आप इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हो मुझे। मुझे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है सर एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को क्यों सर्विस देगा, तो बेटा मैं काम करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा इस एडवोकेट के पास जाओ, उसको बोलो सर आप दूसरे एडवोकेट को सर्विस क्यों दे रहे हो। तो आई फील ही इज अ करेक्ट पर्सन टू आंसर योर क्वेश्चन, आई एम नॉट अ करेक्ट पर्सन। पता नहीं अभी इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन। मिस्टर जे इज एन एडवोकेट एंड हैज गिवन लीगल सर्विस टू डी जो बिजनेस करता है और उसका टर्नओवर 20 लाख तक है, तो क्या उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना है? नहीं सर, अबव 20 लाख होना चाहिए, अबव 20 लाख होना चाहिए तो ही वो रजिस्ट्रेशन के लायबल होता है, फिर जीएसटी लगेगा। उसने बोला है अप टू 20 लाख, नो जीएसटी। मैं मान के चल रहा हूँ आपको कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना।
लेट अस गो विद द नेक्स्ट पार्ट नाउ सर। अभी ये तो कॉमन था पार्टनरशिप और एडवोकेट, अभी मैं बात कर रहा हूँ सीनियर एडवोकेट। तो सीनियर एडवोकेट सर्विसेज बाय सीनियर एडवोकेट, अगर कोई भी सर्विसेज सीनियर एडवोकेट दे रहा है, मैं अगर मेरे तरफ से अगर मैं बोलूँ, सीनियर एडवोकेट वो एडवोकेट होते हैं जो बड़े बड़े केसेस लड़ते हैं, छोटे छोटे केसेस नहीं लड़ते हैं, जो हर लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता है, ऐसे केसेस को वो क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने बेस्ट एग्जांपल बताया था सलमान खान का बॉम्ब, अपना अपना संजय दत्त भी अगर आप बोलोगे, वो बॉम्ब ब्लास्ट का केस था संजय दत्त के ऊपर, वो भी सीनियर एडवोकेट नहीं लड़ा था। ठीक है, तो सीनियर एडवोकेट मतलब क्या होता है, सर्विसेज बाय सीनियर एडवोकेट। अगर वो किसी पर्सन को देता है अदर देन बिजनेस एंटिटी, बेटा मैं तो कॉमन मैन हूँ, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। बेटा बिजनेस का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं होता है, अगर वो प्रोफेशन भी कर रहा है तो भी वो उसी कैटेगरी में आता है। आप लोगों ने डायरेक्ट टैक्स पढ़ा हुआ है, बिजनेस एंड प्रोफेशन। ना उसका कोई बिजनेस होना चाहिए, ना उसका कोई पर्सन, ये नौकरी वाला आदमी होना चाहिए। अगर ये सर्विसेज किस पर्सन, फिर ये मत बोलना कि वो नौकरी वाला ही होना चाहिए, नहीं नहीं, वो अनएम्प्लॉयड रहेगा तो भी चले। अगर कोई भी सीनियर एडवोकेट ऐसे पर्सन को सर्विस दे रहा है जो बिजनेस में बिलोंग नहीं करता है, नो जीएसटी। अगर ये सीनियर एडवोकेट ऐसी सर्विसेज किसी बिजनेस एंटिटी को देता है जिसकी पिछले साल की टर्नओवर की वजह से वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सर यूआरडी की बात करो, हाँ ठीक है, यूआरडी की बात करो, समझ में आया, इसको हम लोग बोलते हैं नो जीएसटी। ठीक है सर, अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा हम लोग आगे जाएंगे। नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट पार्ट, एंट्री नंबर 45 सर, उसी में आता है एंट्री नंबर 45। तो सीनियर एडवोकेट अगर किसी पर्सन को सर्विस देता है, नो जीएसटी। सीनियर एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को देता है बट वो अनरजिस्टर्ड होता है, नो जीएसटी। सीनियर एडवोकेट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को सर्विस देगा, नो जीएसटी। तो आप देखोगे सर ऊपर वाले ही पॉइंट रिपीट हुए हैं, सिर्फ एडवोकेट टू एडवोकेट, सिंगल एडवोकेट, सिर्फ ये पॉइंट, बाकी सब दिया है। बात समझा? बेटा ये ध्यान देना। मुझे बताओ, अभी आप बोलोगे कि सर इसमें ऐसा भी तो हो सकता है सीनियर एडवोकेट छोटे एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, बेटा हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता है कि अगर जूनियर एडवोकेट बोलेगा जो छोटे छोटे केसेस लड़ रहा है, वो बोलेगा सीनियर एडवोकेट को आप लड़ो ये केस और ये लड़ेगा, मुझे नहीं लगता। इसलिए वहां पे सीनियर एडवोकेट अगर सर्विसेज लाइक पार्टनरशिप सॉरी एडवोकेट और पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल एडवोकेट को सर्विस देगा, आई डाउट। दे भी सकता है बट एज अ जस्ट फ्रेंड सर्कल में नॉर्मली उनका होता है, ग्रुप होता है, वो पर्सनल लेवल पे हो सकता है, बट उसके लिए आई डोंट फील कुछ चार्जेस लेगा वो। ठीक है सर। सर रूल नंबर 145 हो गया। नाउ इलस्ट्रेशन 167 बोल रहा है मिस्टर जे इज अ सीनियर एडवोकेट है एंड हैज गिवन सर्विस टू डी, जो बिजनेसमैन है जिसका टर्नओवर 20 लाख रुपए है, नो जीएसटी। देखो इन दिस केस इट इज एग्जेम फ्रॉम जीएसटी। अगर सर 20 लाख एक होता तो जीएसटी पक्का लगता, बिकॉज ने क्रॉस किया 20 लाख का लिमिट। मिस्टर जे इज अ सीनियर सिटीजन, इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नो जीएसटी। बात खत्म हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, बेटा वो सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट को लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। ओके 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 सर, मैंने एक पॉइंट स्किप कर दिया, मीनिंग ऑफ लीगल सर्विसेज दिया हुआ है। एनीवे मैंने आपको सबसे बड़ा बात बता दिया, लॉयर एडवोकेट एंड बैरिस्टर में क्या डिफरेंस होता है। एनीवे, लीगल सर्विसेज मींस एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस। जैसे किसी बच्चे ने बोला था सर लॉयर सिर्फ एडवाइस दे सकता है, बात समझा? कंसल्टेंसी का मतलब मशवरा बोल सकते हैं हम लोग, असिस्टेंट का मतलब हम लोग हेल्प बोल सकते हैं, इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। बेटा ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग पूरा एक सर्विस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑन लीगल सर्विसेज, लेट मी नो। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है लीगल सर्विसेज के ऊपर तो प्लीज बता दो, नहीं पूछना है तो हम लोग बड़ा सेशन एक सर्विस स्टार्ट करेंगे। एनीबडी वांट टू आस्क एनी डाउट? इफ नो डाउट पुट अ मैसेज इन द चैट बॉक्स, नो डाउट। तो हम लोग आगे बढ़े। सर जीएसटी बहुत इजी लग रहा है, ऐसा मुझे ऐसा फील होने लगा है, पता नहीं, क्योंकि बच्चे डाउट ही नहीं पूछते। देयर आर टू रीजन जहां पर डाउट नहीं आता, एक तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसलिए डाउट नहीं आ रहा है, एक तो सब समझ में आ रहा है इसलिए डाउट नहीं आ रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में, सॉरी सब समझ में आ रहा है, यू आर कमिंग अंडर सेकंड कैटेगरी। ठीक है, अभी आप लोग डाउट पूछना ही नहीं, ऐसा सोच के रखा है तो जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। चलो सर एक बड़ा सेक्शन करेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एग्रीकल्चर 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 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर से, हाँ। चलो ना, अभी बेटा मैंने आपको जो भी बात बताई है, जो यहाँ पे लिखी है वो बताई, जो लॉ में लिखा है वो बता रहा हूँ।
अपने तरफ से मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये भी ध्यान देना। एंड दिस इज अ लेटेस्ट बुक, ये नवंबर 2021 का जो अटेम्प्ट देंगे उनके लिए भी एलिजिबल है ये बुक, सीए इंटर का। और ज्यादा चेंजेस नहीं होता है स्पेशली एग्जामिशन। चलो ना, सबसे पहले सर्विसेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर बोला है, फिर बाद में और करके बोला हुआ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसका मतलब से क्लियर है कि एग्रीकल्चर का मीनिंग अलग होता है एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मीनिंग अलग होता है। यस सर, ये भी बराबर है। एग्रीकल्चर पेज नंबर कौन सा है सर? पेज नंबर है 174। पेज नंबर इज 174। चलो थैंक यू, आपके पास बुक है उसका, अच्छा लगा आप लोगों को। चलो ना, लेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। चलो लेट इज अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है, अगर मैं इसको अपने ओन वर्ड्स में डिफाइन करूं, तो एग्रीकल्चर मतलब वो सारी एक्टिविटी जो प्लांट से होती है। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। प्लांट का मतलब क्या होता है? प्लांट का मतलब पौधा होता है, जो फूल और पत्तों के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसको हम लोग प्लांट बोल सकते हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है जो भी कल्टीवेशन आप प्लांट का करते हो और एनिमल्स की रियरिंग करते हो। रियरिंग ऑफ एनिमल्स। रियरिंग का मतलब क्या होता है? रियरिंग का मतलब होता है पालना। एक्सेप्ट हॉर्स। सर एक बच्चा पूछ रहा है, सर आप भी हाइड कर देते हो, जानवरों को पालना क्या एग्रीकल्चर होता है? जैसे एक बच्चा बोलता है कि सर, एक बच्चा बोलता है कि सर एग्रीकल्चर को पालना भी कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी होता है? जवाब नहीं आपका, ऐसा कभी होता है क्या? सर बेटा ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेफिनेशन में जो दिया है वो बता रहा हूँ। सॉरी। तो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और जानवरों को पालना, बट उस जानवर में कौन नहीं होना चाहिए? हॉर्स नहीं होना चाहिए। अगर आप हॉर्स को, घोड़े को पाल रहे हो तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। एक क्वेश्चन मुझे आया, सर हमारे सोसाइटी के पास में गौशाला है, तो वहां पे गौशाला है तो ठीक है, अच्छी बात है, क्या इज इट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? यस इट इज एन एग्रीकल्चर ऑनली। बेटा जो है वो मैं बता रहा हूँ। आप बोलोगे सर अभी हाइड हो गई आपकी, गौशाला के एग्रीकल्चर होता है? यस बेटा वो एग्रीकल्चर होता है, मेरे हिसाब से वो एग्रीकल्चर होता है, बिकॉज वहां पे सिर्फ गाय को पाला जाता है। ठीक है। चलो ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं होता है तो मुझे बताओ क्यों नहीं होता। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। प्लांट मतलब बेटा देखो, यहाँ पे पेड़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, स्पेशली पत्ते और फूल्स के लिए होते हैं, उसको हम लोग प्लांट बोलते हैं। एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ। ऑल, सर ये ऑल आ गया इसमें, आगे पढ़ने दो मुझे। रियरिंग का मतलब होता है पालना। ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्स। ओहो सर, अगर मैंने गाय किसी को बेची और पैसे लिए, एग्रीकल्चर। ओहो, हमारे गांव में माय अंकल इज अ फार्मर, ज्याला अपन मराठीत मामा असं इज अ फार्मर। वो क्या करते हैं ना, मेरे मामा, व्हाट ही डू इज, वो गाय खरीदते हैं, बहुत पतला गाय खरीदते, पतला इन द सेंस मतलब ऐसा बीमार सा लगता है गाय, वो कुछ अराउंड 10,000 15,000 में खरीद। 10 से 15,000। पहले समझ में नहीं आता था, फिर बाद में समझ में आया। उसको खिला खिला के 9 महीने तक ऐसे ना एकदम हेल्दी बना देते, और हेल्दी बनाने के बाद उसको 90,000 से लेके 1,20,000 में बेचते। और कौन सा गेन अर्न करते? कैपिटल गेन। नहीं, कैपिटल गेन में बता रहा हूँ, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, बिकॉज इट कम्स अंडर एग्रीकल्चर एक्ट। जस्ट इमेजिन करो, 10,000 की गाय को अगर वो 90,000 में बेचेंगे तो 80,000 का प्रॉफिट उनको मिल जाता है विद इन 9 to 10 months। इमेजिन करो। चलो ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आते रहेंगे, अगर आते हैं तो पूछो, चैट बॉक्स में पुटअप करो या अपना ऑडियो ऑन करके पूछेंगे तो भी चलेगा।
एक बच्चे ने मुझे पूछा, सर सर हमने हमारे सोसाइटी के आसपास में बहुत सारी गाय है जो घूमते रहते हैं, मतलब उसका कोई मालिक नहीं होता है, तो ऐसे गाय को पकड़ के हमने बेचा तो क्या पैसे मिलेंगे? बेटा सामने वाला पकड़ के मारेगा आपको। सर ये तो हाइड हो गई, आप बोल रहे हो कि 10,000 की गाय पे मुझे 90,000 मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि मुझे फ्री में गाय मिली और मैं बेचने जा रहा हूँ और इसलिए पहले लोग मारेंगे? नहीं बेटा, रास्ते पे जो गाय जो घूमते रहते हैं लावारिस की तरह, जिनका कोई ओनर नहीं होता है, वो गाय का कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होता, उनकी प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। वो गाय होती है जिनसे हमें मिल्क एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, वो दूध नहीं देती, उनकी दूध देने की कैपेसिटी पूरी खत्म हो जाती है, इसलिए उसको लावारिस की तरह छोड़ा जाता है। क्योंकि हमारे मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक रिलीजियस समथिंग लाइक दैट, हिंदू धर्म में गाय को मारा नहीं जाता है, ये ध्यान देना। मैं बेटा देखो, मुझे जो लगता है आई शुड एक्सप्लेन वो मैं बता रहा हूँ, तो मेरा वर्ड्स कहीं पे अगर गलत जाता है तो प्लीज फॉरगिव मी और मुझे व्हाट्सएप में डाल दो, सर आपका यहाँ पे वर्ड गलत आया था। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने वर्ड्स को कंट्रोल करके आपको मैक्सिमम पार्ट बता, लेकिन देयर आर मेनी क्वेश्चंस नॉर्मली स्टूडेंट्स हैव। सर अगर रास्ते पे मिला हुआ गाय फ्री में अगर मैं 10,000 में भी बेच दूं तो कोई भी 5,000 में, बेटा इतना आसान है क्या? आपको लगता है क्या फ्री वाला गाय कोई ऐसे ही छोड़ेगा करके रास्ते पे? नहीं छोड़ेगा। वो गाय की प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो। आपने देखा रास्ते पे ऐसे ही भैंस घूम रहा है, सांड जिसको मतलब भैंस बोलते हैं, बफेलो बोलते हैं, नहीं नहीं दिखेगा ही नहीं। आप बोलो क्यों? क्योंकि बफेलो से हम उसके डेथ के बाद उसकी चमड़ी निकाल के चमड़ा बेचते हैं, बिजनेस मिलता है बेटा, उससे अच्छा पैसा मिलता है। कितने लोग को पता है सर भैंस से हमें चमड़ा मिलता है, चमड़ी मिलती है? यस, एक, दो, बस दो बच्चों को पता है, बाकी किन लोगों को पता ही नहीं कहते। बात समझा? ये ध्यान दे, ठीक है। तो सर एग्रीकल्चर का मतलब समझा, अभी सर हमें ये समझा कि प्लांट है, पर एनिमल का कंसेप्ट ही नहीं समझा। बेटा लोग एनिमल को क्यों पालते हैं? इसलिए पालते हैं बिकॉज उनसे फूड मिलता है इन फॉर्म ऑफ मिल्क, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट। क्या मिलते हैं अदर सिमिलर प्रोडक्ट का मतलब? मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया, चमड़ी। लोग मेल बफेलो को, फीमेल बफेलो को इसलिए पाल के रखते हैं क्योंकि उनके डेथ के बाद उनको चमड़ा मिलता है और वो चमड़ा बेचकर वो पैसा भी अर्न कर सकते हैं। मैं स्लॉटर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना, आई एम वेरी क्लियर टू माई वर्ड्स। तो मेरे वर्ड्स को किसी गलत डायरेक्शन में मत लेके जाना, ठीक है? उनके डेथ के बाद जो भी चमड़ी होती है, गाय की चमड़ी कोई नहीं खरीदता, भैंस की चमड़ी हर कोई खरीदता है, बिजनेस होता है बेटा, वो ध्यान दो। अभी इंडिया में अलाउड है नहीं अलाउड है मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत छोटा पर्सन हूँ, सिंपल पर्सन हूँ। मैं बिलीव करता हूँ जितना ज्यादा नॉलेज आप बच्चों को दे सकूं, पर आपके क्वेश्चंस जो होते हैं समटाइम वेरी अनप्रोडक्टिव एंड रिलेवेंट होते हैं, तो मैं अगर आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूँ तो प्लीज फॉरगिव। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है सर? एग्रीकल्चर, सर एग्रीकल्चर समझा पौधे लगाना, जानवरों को पालना, और उस जानवर में हॉर्स नहीं होना चाहिए, बाकी सब जानवर चलेंगे, जैसे को लाइक मुर्गी है, लाइक गोट है, लाइक फिश है, एनी ऑल काइंड ऑफ एनिमल, बर्ड्स है, सारे के सारे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मतलब होता है एनी प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर on which neither no further processing is done or such processing is done as usually done by the cultivator or producer। सर जैसे कि सिंपल एग्जांपल, मैंने खेत से गेहूं निकाला, बेटा गेहूं पता है आपको? गेहूं, हम लोग गेहूं निकालते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीट। आपको पता है बेटा, मैं वीट जैसे निकालता हूँ इमीडिएटली उसी फॉर्म में मैं मार्केट में इसको सेल कर सकता हूँ बिना किसी प्रोसेसिंग, क्योंकि गेहूं को बिना किसी प्रोसेस के भी आप मार्केट में सेल कर सकते हो। पर जब मैं बात करता हूँ चावल की, बेटा चावल नॉर्मली पैडी में होता है, पैडी। अभी पैडी क्या है मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का। उसके ऊपर कवर लगा होता है, होप गर्ल्स में बी नोइंग मोर अबाउट दिस। हाँ, दिस इज चावल। मुझे बताओ बेटा, क्या आप राइस इसका बनाते हो? कितने बच्चे इसका राइस खाते हैं बताओ? ऐसे का ऐसे उठाया, पानी में डाल दिया, नमक डाल दिया, चावल रेडी हो गया। ऐसे कितने लोग हैं बताओ मुझे? नहीं सर नहीं।
बेटा ये जो चावल के ऊपर कवर जो है इससे हम बोलते हैं पैडी, और जो चावल का कवर निकल जाता है तो उसमें राइस होता है। एंड आई डोंट नो बट मैं भी बहुत सरप्राइज हूँ कभी कभी ये जान के, उन्होंने बोला है पैडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर। एग्रीकल्चर क्या है, प्रोड्यूस है। राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एग्रीकल्चर में नहीं आता है। राइस एग्रीकल्चर में नहीं आता है सर, हद होता है। आप बोलते हो पौधे से मुझे जो भी मुझ मिलता है वो एग्रीकल्चर है। बेटा हमारा भी, वी आर बेसिकली बिलोंग फ्रॉम कोंकण एरिया, और हमारा मेन बिजनेस होता है फिशिंग एंड राइस। दोज पीपल हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम कोंकण, आई होप दे मे बी नोइंग कि कोंकण में नारियल का बिजनेस, नारियल के बहुत ज्यादा बड़े बड़े पेड़ होते हैं, फिशिंग होता है मेन ऑक्यूपेशन, एंड राइस होता है, काजू होता है। एनीवे हाउ मेनी पीपल बिलोंग फ्रॉम कोंकण? चलो एक बच्चा कोंकण से है, नहीं मेरे को जस्ट आई नेवर आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, ओके एंड, और बाप रे बहुत सारे बच्चे, पता ही नहीं था, सारे नालायक बच्चे इधर ही भर के पड़े हुए कर। चलो ऐसे एज ऑफ नाउ 4 बच्चे कोंकण से बिलोंग करते हैं, होपिंग दे मे बी नोइंग अबाउट दिस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा सर आप कहाँ पे रहते हो? हाँ सर कोंकण सर। और एक, बेटा मैं डेफिनेटली इनवाइट करूंगा गणेश चतुर्थी में हमारे घर पे आना, डेफिनेटली। इट इज इन कोंकण, ठीक है? आपको अच्छा लगेगा करते हैं, जो नहीं रहते बेटा वो भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं, नहीं तो बच्चे नाराज हो जाएंगे सर ने उनको बुला दिया हमें क्यों नहीं बुलाया। तो बेटा ये जो येलो कलर का कवर है इसको हम पैडी बोलते हैं, और ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, बट उसमें जो व्हाइट कलर का जो राइस होता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा हमारा डेफिनेशन बोल रहा है। ओके सर समझा, ठीक है समझा, तो बहुत अच्छी बात है। अभी मुझे बताओ पैडी से राइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यस सर करना पड़ेगा। देखो उसने क्वेश्चन में क्या लिखा, पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ, उसने बोला है बेटा मेरे हर वर्ड को ध्यान दो, बिकॉज एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन विच नाइदर नो फर्दर प्रोसेसिंग इज दैट, जिसके लिए मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल वीट का दिया। और दूसरा एग्जांपल दे, और सच प्रोसेसिंग इज यूजुअली डन बट बाय द कल्टीवेटर और प्रोड्यूसर, बट उससे उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। क्या चेंज नहीं होती सर? उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही होता है। ठीक है, पर सर आपने तो अभी भी बताया कि पैडी में से राइस निकल, पैडी एग्रीकल्चर है पर उसमें से राइस निकलने के बाद राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर, आइडेंटिटी चेंज नहीं। एंड बट इट कैन बी मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है सब्जी मंडी। ठीक है, अभी सर मैं इसमें और 2 से 3 एग्जांपल दूंगा, आई होप आपको पता है शुगर केन। बेटा शुगर केन से हम क्या बनाते हैं? गुड़ बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट की, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की आइडेंटिटी चेंज हुई या नहीं? अरे बताओ प्रोडक्ट की आइडेंटिटी चेंज हुई तो आपके हिसाब से जीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? क्या आप शुगर को बोलोगे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? अरे यस, क्या मुझे बताओ जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? वेट कर रहा हूँ आपके रिप्लाई के लिए। नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो जीएसटी लगेगा। दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ सर, मैंगो से सर मैंगो स्लाइस बनाया। चलो सारे बच्चे बोले सर कब बताएं, कभी देंगे पार्टी मैंगो स्लाइस का? इज इट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? यस, नो, इट इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जीएसटी लगेगा। सर टोमेटो से मैंने क्या बनाया? टोमेटो सॉस बनाया। मुझे बताओ जीएसटी लगेगा? यस सर जीएसटी लगेगा। तो बेटा आइडेंटिटी अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की चेंज हो जाती है तो बेटा जीएसटी लगेगा। तो आप ये मत बोलना कल मैंने सर शुगर केन से गुड़ बनाया, बेटा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की आइडेंटिटी चेंज हो गई, प्रोसेसिंग हुआ, आइडेंटिटी चेंज हुआ। हाँ एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा, तो सर क्या राइस पे जीएसटी लगेगा? मैं बोलूंगा यस राइस पे जीएसटी लगेगा। ओ हो, क्योंकि राइस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं है। मेरे को अभी भी डाउट है, मैंने बहुत सारे बुक देखे जहां पे मुझे कहीं पे ऐसा नहीं लिखा हुआ मिला कि राइस पे जीएसटी लगेगा, पर कहीं पे ऐसा भी नहीं बोला है कि राइस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, अभी देखो ये मैं पूरा प्रोविजन पढ़ूंगा, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि वहां पे लिखा हुआ है कि राइस पे जीएसटी नहीं लगेगा, और कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि राइस पे जीएसटी लगेगा। क्वेश्चन इटसेल्फ इज साइलेंट, पता नहीं, बट
एज पर एज मुझे जीएसटी काफी अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है, मुझे जीएसटी पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं डिलीवर कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा, बट आई लाइक द सब्जेक्ट। जस्ट वेट। ठीक है सर। तो सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी समझ में आ गया। यस सर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस समझ में आ गया। अभी हम थोड़ा नीचे और जाते हैं सर। हाँ देखो, उन्होंने है ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब क्या है उन्होंने बता दिया। उसने बोला है कि सर आपने प्रोसेसिंग किया हुआ है। Processes contemplated within the definition of agriculture produce are those which are usually done by the cultivator, producer and agriculture produce like। बेटा देखो, सेरल है, सीरियल्स बोलते हैं उसको, अनाज, पल्सीज है, खोपरा है, जैगरी है। उसने बोला है वेयर सर्टन अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग ऑन दिस प्रोडक्ट इज डन। बेटा इसमें प्रोडक्ट ये प्रोसेसिंग किया हुआ है बाय अ पर्सन अदर देन कल्टीवेटर और प्रोड्यूसर may not get covered in the ambit of agriculture produce। जीएसटी, जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा मुझे बताओ किसान क्या करेगा? दाल, कच्चा दाल निकालेगा, जब वो इंडस्ट्री में जाएगा तो प्रोसेस होके पल्सेस में कन्वर्ट होगा। जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? सर ये सेरेल, पल्सेस, खोपरा, खोपरा क्या होता है? सूखा खोपरा, आई होप आपको पता होगा। सूखा खोपरा होता है जो नॉर्मली हम लोग बिरयानी में यूज करते हैं, अम, खीर में यूज करते हैं। मेरे को ज्यादा खाना पकाना नहीं आता है, पर जितना पता है नॉर्मली वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यस सर, ठीक है। नहीं, खाने में भी यूज करते हैं, बट वो मुझे नहीं बताना है। these all are non vegetarian, so don't want to take any name of non vegetarian product। so these all are what सर, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे प्रोसेसिंग हुआ है और यहाँ पे प्रोडक्ट की आइडेंटिटी चेंज हो रही है। यस, बर्फी भी है, स्वीट्स भी है, आइडेंटिटी चेंज हो रही है, तो जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। चलो सर, अभी देखो उसने क्या बोला है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में पैडी कवर होता है, धान, धान येलो कलर का कवर जो मैंने आपको बताया था, बट डज नॉट कवर राइस। ओ हो सर, एग्रीकल्चर में राइस नहीं आता है। देखो यहाँ पे लाइन दिया। ठीक है सर, चलो पहले हम लोग एग्जाम्शन पढ़ेंगे, फिर बाद में चलो काम करते हैं, टैक्सेबल सर्विसेज पढ़ते हैं। सर आपने बताया एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या, ये बताया। अभी अब हमें ये बताओ टैक्सेबल सर्विस क्या। एक्चुअली हमें इसको लास्ट में पढ़ना चाहिए, बट मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जैसे मैं एग्जाम्शन स्टार्ट करूंगा, तो अगर आपको प्रोसेसिंग ये टैक्सेबल सर्विस का मीनिंग अच्छे से पता होगा तो आपको ये पढ़ाते वक्त ज्यादा तकलीफ। प्रोसेस का मतलब होता है प्रोसेस कैरिड आउट एट एग्रीकल्चर फार्म विच अल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक सच एज ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब पीसना होता है, पीसना। स्टर्लिंग एक्सट्रैक्शन विच मेक्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटेबल इन द रिटेल मार्केट। बेटा रिटेल मार्केट का मतलब होता है सब्जी मंडी। वुड नॉट बी कवर्ड इन द एग्जेम्पशन। ओहो, एग्जेम्पशन में कवर नहीं हो रहा है, बाप रे। सर खेत में राइस था, नहीं पैडी था, पैडी से मैंने कवर निकाल दिया, राइस में कन्वर्ट कर दिया, मार्केट में बेचा, जीएसटी लगेगा। ओके ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। कुछ नहीं समझा तो बता रहा सर। गुलाब का बाग था, गुलाब को गुलाब जल में कन्वर्ट कर दिया, बेच दिया, जीएसटी लगेगा। गुलाब को गुलाब जल में कन्वर्ट करोगे तो जीएसटी लगेगा ना। चलो मेरे को और एक क्वेश्चन अच्छा है। बेटा आपको पता है लाइक फूल से हम लोग हार बनाते, फूल से हार बनाते भगवान के लिए, जिसको हम लोग ऑर्नामेंटल फ्लावर्स बोलते हैं। क्या आपके हिसाब से जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? आपके हिसाब से जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? वो भी नहीं बताएंगे? अरे बताओ। नहीं लगेगा, ठीक है, वेरी गुड। देखो क्या प्रोडक्ट की आइडेंटिटी चेंज हुई क्या? नहीं सर, वो जैसे फूल होता है वैसे ही लेकर हम लोग उसका हार बनाते हैं, आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ। सर क्या बात करें, फूल से हार बन गया। हम हार बोलते जब भी फूल वाले के पास बोलते, फूल थोड़ी ना दो, उसको बोलते हैं हार दो। पर बेटा आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ। चलो कोई बात, मुझे पता है बेटा आप लोग ऐसे मानने वाले नहीं। आपको जो क्वेश्चन पूछना है आप जबरदस्ती पूछोगे, अनइंटेंशनली मुझे तकलीफ दो। मैं अनइंटेंशनल बोल रहा हूँ, इंटेंशनली अनइंटेंशनली क्वेश्चन पूछो। नाउ अभी देखो मुझे बताओ, आपने देखा रहेगा कभी कभी आप दुकान में जाते हो,
या लाइक डीमार्ट में जाते हो, बिग बाजार में जाते हो, पटेल लो प्राइस में जाते हो, आई वॉज नेवर बीन देयर, बट मेरे फैमिली में से कभी कभी ना वो एक ऐसा एक छोटा सा टोकरी लेके आते हैं जिसमें फ्रूट्स पहले से ही पैक्ड होते हैं, जिसमें एप्पल होते हैं, लाइक 2 से 3 टाइप के फ्रूट्स होते हैं, और वो एक लाइक कलरफुल पन्नी में, प्लास्टिक पन्नी में क्लोज मतलब कवर करके दिया रहता है। हमारे घर में कहीं पूजा रहता है तो वो वहां से उठा के लेके आता है। मुझे बताओ क्या ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या नहीं? फ्रूट्स रहता है, लाइक मैंगो रहता है, चिक्कू रहता है, सीताफल रहता है, पेरू रहता है। क्या प्रोडक्ट की आइडेंटिटी चेंज हुई? यस और नो? नहीं हुई। तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? क्या इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। नहीं तो पता चला सर एग्रीकल्चर पढ़ने के बाद हम खुद ही कंफ्यूज हुए हैं कि ये एग्रीकल्चर है नहीं। तो लेक्चर के बाद घर पे कुछ एक्सपेरिमेंट मत करना, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ध्यान देना। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। सर मैं मान के चल रहा हूँ आपको मेरी बात सारी समझ में आई। मैंने यहाँ पे आपको फूल से हार बनाना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, पैडी से राइस करना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, गुलाब जल बनाना, ओके, गुलाब फूल से गुलाब जल बनाना एग्रीकल्चर सॉरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा। और मैंगो से मैंगो स्लाइस बनाना, टमाटो से टमाटो सॉस बनाना, ये सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है जिसपे जीएसटी लगेगी, क्योंकि आइडेंटिटी प्रोडक्ट की चेंज हुई। बेटा टमाटो सॉस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसलिए उस पर जीएसटी लगेगा। अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, जैसे हार है, हार से हार, फूल से हार बना, फूल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एंड हार बनाने के बाद उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। मैं मान के चलो आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। जैसे मैंने बोला गेहूं है, गेहूं मैंने डायरेक्टली क्या किया, बाजार में बेच दिया। ठीक है, चलो नाउ लेट अस स्टार्ट। मैं मान के चल रहा हूँ आप सारे बच्चे अच्छे हो और मुझे कभी तकलीफ देते नहीं हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। सर चाहिए तो बता दो, हम वो भी दे देंगे, बिल्कुल नहीं। एनडी नंबर 24, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरिंग एंड वेयर हाउसिंग ऑफ राइस। उसने बोला है कि सर एक किसान है, बरोबर है, जैसे हमारे कोंकण में राइस बहुत ज्यादा होता है, तो लोग क्या करते हैं, राइस निकालने के बाद लोडिंग अनलोडिंग, मान लो उनका जो जहाँ पे वो खेती करते हैं वो उनके रहने वाले प्लेस से काफी दूर होती है, तो वहां से ट्रांसपोर्टेशन से उनको लेके आना पड़ता है, लोडिंग अनलोडिंग, पैकिंग करना पड़ता है, उसको संभाल के रखना पड़ता है, वेयर हाउसिंग करना पड़ता है। मुझे बताओ इसको पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे? लगेंगे। जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बेटा? जीएसटी राइस पे लगता है, लोडिंग पे नहीं लगेगा, अनलोडिंग पे नहीं लगेगा, पैकिंग में नहीं लगेगा, स्टोरेज पे नहीं लगेगा, वेयर हाउसिंग पे नहीं लगेगा। सर समझा? समझा? अभी ये नया कंसेप्ट है, पता नहीं नए नए कंसेप्ट जब आते हैं तो मुझे भी थोड़ा डर लगता है। उसने क्या बोला है, सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सबसे पहले फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है बेटा? देखो एक लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए ना उसने 4 लाइन ऐड कर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अभी सर हमें यहाँ तक तो पता है आप क्या बात करना चाहते हो, सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग, बट व्हाट डू यू मीन बाय माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वो नहीं पता। चलो अभी देखते हैं, माइनर का बाद में डिस्कस करेंगे, पहला फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है पहले वो देखो। उसने बोला है फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो प्रोड्यूस होता है जो आपको फ्रीली, देखो रास्ते से जा रहा हूँ मैं जंगल, जो नॉर्मली जिनके अंकल आने मामा नहीं चाचा चाची जो जिनका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, जैसे हम लोग कोंकण में जाते हैं, तो इट्स अ वेरी वंडरफुल प्लेस, वेरी वेरी हॉनेस्टली अगर आप ये टाइम पे जाओगे तो यू विल लव टू बी इन कोंकण एटलीस्ट फॉर मोर देन 10 डेज। मैं हमारे कोंकण की पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, बट जो फैक्ट है वो बता, उसके रास्ते इतने अच्छे होते हैं यू वोंट बिलीव। ऐसा गाड़ी से जाने से बेटर आप पैदल चलना पसंद करो। तो कभी कभी हम लोग शॉर्टकट जाते हैं, तो शॉर्टकट जाते जाते कुछ ना कुछ मिल जाता है वहां पे, तो उठा के घर पे लेके आते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी होता है। उन्होंने क्या बोला है कि मैं फॉरेस्ट में गया, फॉरेस्ट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो मुझे ऐसे ही पड़ा हुआ मिला रहता है, या मैं वहां से लेकर आता, मतलब वहां से निकाल के लेकर आता, विच इज आइदर फाउंड इन
और बी ब्रॉड फ्रॉम द फॉरेस्ट। ऐसे चल रहा हूँ, मेरा मैं वो चीज लेके आने के लिए नहीं गया था, मिल गया रास्ते में इसलिए उठा के ले गया, और मैं चीज स्पेसिफिकली लेने के लिए गया था। सर आप बता क्या रहे हो, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेडिसिनल प्लांट, रास्ते से जा रहा था ऐसे ही पड़ा हुआ था, काम की चीज थी, उठा के घर पे लेके आया मेडिसिनल प्लांट। सर घर पे बीमार था, किसी ने बोला वो हर्ब लेके आओ, मैं गया वहां से तोड़ के लेके आया, फ्रीली अवेलेबल। तेंदू लीव्स, बेटा आपको पता है तेंदू, तेंदू क्या होता है? तेंदू, तेंदू अभी मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? ठीक है, आपने क्या बोलते हैं उसको यार, नाम भी क्लिक नहीं हो रहा है। आपको पता है बेटा लीव्स प्लेट होते हैं, लीव्स प्लेट, लीव्स प्लेट जो पन लाइक लीव्स के बने हुए रहते हैं, टेंड्यू लीव्स, नहीं 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 वो आप जो बता रहे हो बेटल लीव्स है मयूरेश बेटा, वो बेटल लीव्स आप बता रहे हो। जस्ट मैं ट्राई करता हूँ, टेंड्यू लीव्स, मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है पता नहीं, लेट्स सी। हाँ देखो, ये वो पत्ते होते हैं जिनसे ये पेपर प्लेट बनाया जाता है। देखो मैं लाइव बना रहा हूँ, देखो ऑनलाइन स्टडीज का सबसे अच्छा बेनिफिट यही है, टेंशन नहीं है। देखो मुझे बताओ बेटा, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से मिला हुआ है, हाँ उस पर जीएसटी नहीं लगी। बात समझा? मुझे भी कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, वेरी ऑनेस्टली मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, इसलिए आपको दिखाना पड़ता है, जो पता है वो मैं दिखा रहा हूँ। बाकी तो आप स्मार्ट हो, गूगल करना है, बट ये भी ध्यान देना है गूगल वो चीज का नहीं करना है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं। तो सर व्हाट डू यू मीन बाय तेंदू लीव्स? तेंदू लीव्स को हम लोग बोलते हैं मराठी आपण त्याला पंतरवळी असं म्हणतो। हिंदी में we called it as, I don't remember what we called, but in English we called it as a leaf split, जो यूज एंड थ्रो होता है, सिंगल यूज एंड थ्रो। तो जो मैं बता रहा हूँ वो एक बार यहाँ पे एक बार मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। सर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, आपकी बात समझी, आप जा रहे थे जंगल से, कुछ काम की चीज मिली, वो उठा के लेके आए, संभाल के रखा, बाद में बेच दिया, दे आर कॉल्ड एज अ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। सर जब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। चलो, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज अ सबसेट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इट कैन बी डिफाइंड एज ऑल नॉन टिम्बर। बेटा ये नॉन टिम्बर, टिम्बर का मतलब क्या होता है? नॉन टिम्बर का मतलब पौधा, इट्स नॉट पेड़। टिम्बर मतलब पेड़ होता है, नॉन टिम्बर आई कैन से छोटे से पौधे होते हैं। ये नॉन, एक छोटे से पौधे वाले से बात कर, रिलेटेड से बात कर रहा है, पेड़ों के बारे में बात नहीं कर रहा है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन एंड इंक्लूडिंग bamboo, brushwoods, stumps, canes, pusher, cocoons, honey, पैक्सिस। तेंदू मैंने आपको बता दिया। केंदू का मतलब होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बीड़ी, पता है आपको बीड़ी? नहीं, केंदू एंड तेंदू इज वन एंड द सेम थिंग। उसको हम लोग बोलते हैं बेटर लीव्स। बेटा देखो ये बेटर लीव्स जो बीड़ी के लिए यूज किया जाता है। बीड़ी इज ऑल अबाउट अल्टरनेटिव, अल्टरनेट टू सिगरेट। नाउ ये मत पूछना व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिगरेट, यू ऑल पीपल नो सिगरेट क्या होता है, सिगार क्या होता है। सिगार इज डिफरेंट। मेडिकल हर्ब्स, रूट्स, अगर ये सारी चीजें आप जमा करके वेयर हाउसिंग करवाते हो, पैसा लगेगा या नहीं लगेगा? सर लगेगा। पैसा लगेगा तो जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज दे आर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सिंपल। वो कौन से कैटेगरी में आते हैं? फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आते हैं। तो वो आप नहीं लगाते, वो जंगल से आपको मिलता है, इसलिए एग्रीकल्चर नहीं बोलूंगा मैं उसको, फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलूंगा। तो आप कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग कराते हो, नो जीएसटी। 24B, नाउ 24B बोल रहा है कि ही इज अगेन टॉकिंग अबाउट स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स। सब प्रोसेसिंग किया तो जीएसटी लगेगा, बट वेयर हाउसिंग के ऊपर नो जीएसटी, स्टोरेज के ऊपर नो जीएसटी, पल्सेस के स्टोरेज के ऊपर नो जीएसटी, फ्रूट्स के तो स्टोरेज एंड वेयर। इसमें दो ही चीजें हैं जिसपे जीएसटी नहीं लगता है, एक है स्टोरेज एंड दूसरा है वेयर हाउसिंग। सीरियल्स का, पल्सेस का, फ्रूट्स का, नट्स का, वेजिटेबल, स्पाइस, खोपरा, शुगर के, जैगरी, रॉ मटेरियल फाइबर सच एज कॉटन, फ्लैक्स, जूट, इंडिको, अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको, बिटेल लीव्स, बीड़ी के लिए यूज किया हुआ जो आ, पत्ता होता है, उसको हम लोग बिटेल लीव्स बोलते हैं, तेंदुल लीव्स, कॉफी एंड टी।
ये सारे चीजों का अगर स्टोरिंग और वेयरहाउसिंग करेंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। ऐसा एंट्री नंबर 24B बोलता है। एंट्री नंबर 53A, सर बहुत सारे वेयर हाउसेज ऐसे होते हैं एग्रीकल्चर के जहाँ पे हमें फूमिगेशन करना पड़ता है। फूमिगेशन का मतलब होता है धुआं, धूप देना जिसको हम लोग बोलते हैं धूप। जैसे छोटा सा लाइक नॉर्मली हम लोग जो खोपरा होता है, क्या बोलते हैं उसको, नारियल होता है, नारियल का ऊपर का कवर होता है, हमारे कोंकण में नॉर्मली बहुत ज्यादा करते हैं। तो उसको जलाया जाता है, धुआं किया जाता है, धुआं धुआं, तो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो निकल जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फूमिगेशन। तो अगर कोई फूमिगेशन का सर्विसेज आपने वेयरहाउसिंग के लिए लिया हुआ है, जहाँ पे आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को वेयरहाउस करके रखते हो, फूमिगेशन सर्विस किया है, कोई फ्री में नहीं करता, पैसा लेता है, जीएसटी नहीं लगेगा। नाउ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंट्री नंबर 54, अगर कोई भी सर्विसेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ऑपरेशन होगा। सर एग्रीकल्चर ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हम एग्रीकल्चर कल्टीवेट करते हैं तो छटाई करते नहीं करते? छटाई करना मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं काटते हैं, कल्टी अपना इंग्लिश में उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट, एग्रीकल्चर ऑपरेशन। चलो देखो, कोई भी सर्विसेज अगर एग्रीकल्चर ऑपरेशन से रिलेटेड है, जीएसटी नहीं लगेगा। और उसमें टोटल कितने सर्विसेज दिए हैं? उसमें टोटल सर्विसेज दिए हैं ए, पहला सर्विस है ए, सॉरी ए है, बी है, सी है, DEFG, बाप रे। तो एंट्री नंबर 54 में टोटल देर आर 6 सर्विसेज। सबसे पहले सर्विसेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ऑपरेशन। अभी उसमें तीन बातें आती हैं। पहला, एग्रीकल्चर ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग। अभी सर थ्रेशिंग क्या है? थ्रेशिंग का मतलब होता है, देखो यहाँ पर उन्होंने हिंदी में मीनिंग दिया हुआ है, थ्रेशिंग 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 सर नहीं दिया हुआ थ्रेशिंग का मतलब, ठीक है। एनीवन बेटा, थ्रेशिंग का मतलब कोई बता सकता है मुझे? एनीवन, थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। थ्रेशिंग का मतलब, एक बच्चे ने पूछा सर क्या ओपीएम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? यस। थ्रेशिंग, आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऐसे हैं जिनको हम क्या करते हैं, जमीन पे पीटते हैं, सो दैट हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो पीटने से निकल जाता है, मतलब बाहर अलग हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशिंग। So including cultivation, harvesting, threshing, plant protection of all type of testing activity which are directly related to production or agriculture produce has been covered under the exemption. तो आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे कल्टीवेशन कर रहे हो, हार्वेस्टिंग कर रहे हो, थ्रेशिंग कर रहे हो, प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं, उसमें भी जीएसटी नहीं लगता। सर आप क्या कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे कि फिशी कल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सब कीड़े को पाल रहे, रेयरिंग, रेयरिंग मतलब पालना, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर, जिसको मैंने अभी भी बताया था, हार बनाना, भगवान के लिए जो हार बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। हार बनाने का जो फूल्स होते हैं, फ्लोरिकल्चर। हॉरिकल्चर and forestry are included in the definition of agriculture and hence they have been covered under the exception. तो सर आप ब्रीडिंग ऑफ फिश करते हो, फिशी कल्चर करते हो, सेरिकल्चर करते हो, फ्लोरिकल्चर कर रहे हो या हॉर्टिकल्चर कर रहे हो, एंड फॉरेस्ट्री कर रहे हो, ये सारे के सारे एग्रीकल्चर के डेफिनेशन में आते हैं और जीएसटी नहीं लगता है। बेटा बहुत अच्छे से सुनना है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको पूछूंगा, मैं मान के चलूंगा आप मुझे इसका आंसर देंगे। सर आपने क्रॉप लगाया किसका, रबर का, टी का, कॉफी का, सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, नो जीएसटी। सप्लाई ऑफ फार्म, बेटा बहुत टाइम क्या होता है ना, कभी कभी गांव में मुकादम होता है, हो मुकादम का मतलब पता रहेगा आपको, व्हाट उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है, मान लो अगर मेरे को अपने खेत में काम कराना है तो मैं मुकादम को फोन करूंगा, बोलूंगा मुझे अच्छे 4 लोग भेज दे, 4 लोग चाहिए मेरे अपने खेत में काम करने के लिए। तो अगर आपके पास कोई है तो लैंड पे काम करने के लिए मेरे पास भेज दो, उनको जो मैं पैसे दूंगा उसका एक परसेंटेज, 10% या 20% का आपको कमीशन दूंगा। तो जो लैंड लॉर्ड है, जो जो मुकादम को कमीशन देगा फॉर सप्लाई ऑफ फार्म लेबर के लिए, वो पैसे पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, उसका काम क्या होता है मुकादम का,
लेबर को अरेंज करके प्रोवाइड करना। ठीक है सर। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है प्रोसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चर फार्म। बेटा नॉर्मली एग्रीकल्चर फार्म पे ये प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग कैसी होती है एग्रीकल्चर फार्म पे भी, जिससे हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होता है, बट हमारे प्राइमरी मार्केट के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि खेत में देख रेख के लिए कोई रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई भी बर्ड्स आते हैं पूरा खेत खराब करके चले जाते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद है प्रूनिंग, छटाई करना, कटिंग काटना, ट्रिमिंग मतलब छोटे छोटे टुकड़े करना। जैसे गांव में आपने देखा रहेगा, जो गाय को चारा दिया जाता है वो चारा मशीन में कटिंग करके दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। नॉर्मली पहले कैसा होता था, वैसे का वैसे ही डाला जाता था, तो वेस्ट बहुत होता था। अभी कटिंग करके देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिमिंग। हार्वेस्टिंग, फसल काटना, ड्राइंग, क्लीनिंग, फूमिगेशन ऑलरेडी हो गया। क्यूरिंग, इलाज करना, केमिकल वेमिकल यूज करना। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मतलब आपने देखा रहेगा जब आप मार्केट में जाते हो, मैंगो वाला है उसने 3 जगह, यहाँ पे भी मैंगो रखा है, यहाँ पे भी मैंगो रखा है, यहाँ पे भी मैंगो रखा है। आपने बोला ये कैसा है, बोलेगा 50 रुपया किलो, ये बोलेगा 70 रुपया किलो, ये बोलेगा 100 रुपया। आप बोलोगे तीनों एक तरीके लग रहे हैं, डिफरेंस क्या है? वो बोलेगा ये ज्यादा मीठा है, ये कम मीठा है, ये दोनों के कंपेयर में ठीक है। ऐसे कैटेगराइज करके रखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग। कूलिंग, ग्रेडिंग होता है, बल्क पैकेजिंग होता है, सन ड्राइंग होता है। दीज ऑल आर कॉल्ड एज एन व्हाट एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू मेक योर प्रोडक्ट मार्केटेबल इन प्राइमरी मार्केट। ठीक है, अभी गांव में आप देखोगे तो हर किसी के पास है ना, ये नहीं होता, ट्रैक्टर नहीं होता है। हर किसी के पास ट्रैक्टर नहीं होता है। वो क्या करते हैं, ट्रैक्टर को हायर करते हैं। ट्रैक्टर को हायर करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, मान लो अगर मैंने रेंट पे लिया या लीज पे लिया एग्रो मशीनरी। एग्रो मशीनरी में बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको ट्रैक्टर बताया। ठीक है, और vacant लैंड, जैसे मैंने बताया दैट वी दो our native place is Konkan, we are very proud to be a Konkan people, but what happened, we are not doing any agriculture activity very honestly। तो हमारे घर के जो कोंकण, जो हमारे घर के जो बड़े लोग होते हैं, उन्होंने क्या किया है ना, वो किसी को चलाने के लिए दिया। किसको चलाने के लिए दिया, तो वो क्या करते हैं ना, उस खेती में राइस कल्टीवेट करते हैं। तो जब हम गणेश चतुर्थी में नॉर्मली वी बिलीव टू बी, वो जाते ही जाते हैं हम लोग 3 दिन 4 दिन के लिए। तो जब हम जाते हैं तो वहां पे जो खेत करते हैं उस लैंड के ऊपर, वो हमें राइस देते हैं। राइस देते हैं, वेजिटेबल देते हैं। वो 7 8 10 डेज के लिए जो भी वहां पे रहते हैं उनको हम लोग, वो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। और वो ऐसा माना जाता है कि वो कॉम्पेंसेट करते हैं हमारे लैंड को यूज करने के अगेंस्ट। other than this we are not taking even a single kind of rent from them। पर एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने किसी से रेंट लिया, वैकेंट लैंड है, रेंट लिया, वो पैसा लैंड से मिला, तो आपको जीएसटी नहीं मिलेगा, नहीं लगेगा। तो ट्रैक्टर हायर करो, नो जीएसटी, पैसा देना पड़ेगा। किसी का मैंने वैकेंट लैंड लिया, जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ सर, मैंने लैंड लिया वैकेंट लैंड, और उस वैकेंट लैंड में मैंने क्या किया, हॉर्स को, हॉर्स के लिए लिया, मैंने हॉर्स के लिए, मैं हॉर्स को पालता हूँ। उस वैकेंट लैंड में मैं हमेशा हॉर्स को छोड़ देता हूँ। मेरा हॉर्स जाता है वहां पे, लाइक छोटे छोटे जो घास होते हैं वो खा के वापस आ जाता है। तो लैंड पे जो रेंट दिया जाएगा उस पे जीएसटी लगेगा। ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी के जानवर अगर मैं उसको जाऊं वहां पे छोड़ के जाऊं, तो फिर जीएसटी नहीं लगेगा। लोडिंग अनलोडिंग, नेक्स्ट पार्ट है लोडिंग अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरिंग, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अभी देखो बेटा, यही सेम सेंटेंस ऊपर भी दिया हुआ है। मैं जस्ट थोड़ा स्क्रीन को मिनिमाइज करता हूँ, नहीं आ रहा है। लोडिंग अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरिंग, वेयर हाउसिंग, सेम एग्रीकल्चर के लिए भी दिया हुआ है। सेम एग्रीकल्चर, देखो एंट्री नंबर 20। बट स्टिल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए अलग से क्यों दिया हुआ है? बिकॉज राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता तो उन्होंने अलग से राइस के लिए अलग से एंट्री नहीं बनाई। अब देखो सेम सेंटेंस है, लोडिंग उधर भी है, अनलोडिंग उधर भी है, पैकिंग भी है, स्टोरिंग भी है, वेयर हाउसिंग, ये पांचों बात है। बट सिर्फ इंस्टेड ऑफ राइस दे हैव मेंशन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसका मतलब क्लियर है कि सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में राइस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में राइस नहीं आता है। राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ऐसा हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज अगर कुछ है तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। सर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज क्या होता है? बेटा ये बहुत सारे गांव में इवन गवर्नमेंट आर कमिंग है फॉरवर्ड एंड लाइक उन्होंने टोल फ्री नंबर रख के रखा है। अगर मान लो किसी फार्मर को कुछ हेल्प चाहिए रहेगा,
तो वो गवर्नमेंट क्या करता है ना, उनको अपने एग्रीकल्चर फार्म से रिलेटेड या एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड सर्विसेज देता है कि आप इस तरह से करोगे तो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कल्टीवेशन काफी ज्यादा होगा। तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड एक स्पेशल सर्विसेज होती है फार्मर के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। इसके छोटे छोटे ब्रांचेस अभी आप देखोगे टूवर्ड नॉर्थ महाराष्ट्र बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। मैं उन लोगों की बात करूं जो नॉर्थ महाराष्ट्र में रहते रहेंगे, उनको पता रहेगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जिसको हम लोग एपीएमसी मार्केट बोलते हैं। आई होप आपको पता है एपीएमसी मार्केट इज इन नवी मुंबई। हमारे कल्याण में भी है, मारपड़ा सा सब्जी मंडी है कल्याण स्टेशन के यहाँ पे, जो बेसिकली पीपल कल्याण स्टेशन के पास में रहता है, उनको इसके बारे में पता रहेगा। बोर्ड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट फॉर सेल। अभी मुझे मालूम है लोग नासिक से कल्याण में सब्जी सब्जी बेचने के लिए आते हैं, फ्रूट्स बेचने के लिए आते हैं। लोग कल्याण से नवी मुंबई जाते हैं एपीएमसी मार्केट में, नासिक से कहाँ पे जाते हैं, एपीएमसी मार्केट में जाते हैं। उस एपीएमसी मार्केट में आरथिया होता है, आरथिया। हैव यू हर्ड अबाउट आरथिया? व्हाट डू यू मीन बाय आरथिया? आरतिया, AARTIA, आरती, आई गेस हाँ उसको आरतीया को। एनीबडी नोज व्हाट डू यू मीन बाय आरतीया? अरे बोलो, आरतीया का मतलब क्या है? नहीं मालूम। एजेंट, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। एक बच्चे ने मुझे आंसर दिया एजेंट, नो आइडिया। एजेंट होता है बेटा, एजेंट। ये दो टाइप के एजेंट होते हैं, एक पक्का एजेंट और दूसरा कच्चा एजेंट। ऐसा मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट इसको पक्का और कच्चा ही बोला जाता है। पक्का एजेंट मतलब जिसके पास रजिस्ट्रेशन होता है एजेंसी, मतलब वो एजेंट है, रजिस्ट्रेशन होता है। कच्चा वाला इट इज अनरजिस्टर्ड, इसके पास रजिस्ट्रेशन ये कौन होते हैं, वो अनरजिस्टर्ड होते हैं। ये लोग आपको है ना मार्केट के अंदर मिलेंगे। ये लोग, इन लोगों का काम क्या है, बायर और सेलर को साथ में लेके आना। सेलर को प्रॉमिस करना तेरा फसल में अच्छे ज्यादा प्राइस में बेच के दूंगा, बायर को प्रॉमिस करना कम प्राइस पे बेच के दूंगा। ये बायर और सेलर को साथ में लेके आते हैं, उनका जो सेलिंग होता है वो करवा के देता है। वो बायर से भी कमीशन लेता है, सेलिंग से भी सेलर से भी कमीशन लेता है। वही काम कच्चा आरतिया भी करता है। मुझे बताओ बेटा, आपके हिसाब से ज्यादा कमीशन कौन लेता होगा, रजिस्टर्ड वाला लेता होगा या अनरजिस्टर्ड वाला लेता होगा? व्हाट यू फील, रजिस्टर्ड वाला पैसा ज्यादा लेता होगा या अनरजिस्टर्ड वाला पैसा ज्यादा? मैं एजेंट की बात कर रहा हूँ, जो रजिस्टर्ड एजेंट है वो पैसा ज्यादा लेते होंगे या अनरजिस्टर्ड वाले? वेरी गुड, चलो रजिस्टर्ड वाले ज्यादा पैसा लेते हैं। बेटा अनरजिस्टर्ड वाले के पास कौन जाएगा ज्यादा पैसा लेगा? एक नालायक बच्चा बोलता है अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड पैसे नहीं लेते। चलो और एक एग्जांपल बता रहा, आपको पता है बेटा कूली होते हैं, कूली स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे। आप देखो जो स्टेशन पे जो कूली होते हैं वो उनके पास प्रॉपर ड्रेस कोड होता है, प्रॉपर बैच होता है, वो आपसे हमेशा ज्यादा पैसा लेते। पर जो अनरजिस्टर्ड कूली, वो प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं देंगे, वो प्लेटफॉर्म के बाहर है। वो हमेशा आपसे कम से कम पैसा लेंगे, वो बोलेंगे कम पैसा दो मगर मेरे को सर्विस दो। तो प्लेटफॉर्म के जो कूलीज होते हैं वो ज्यादा चार्ज करते हैं, और जो प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं होते मगर बाहर होते हैं, आप देखो जैसे आप प्लेटफॉर्म के बाहर निकलोगे तो पुलिस होते हैं। नॉर्मली दादर स्टेशन मिलेंगे आपको, सीएसटी स्टेशन, जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं जहाँ से गांव के लिए या अदर स्टेट्स के लिए ट्रेन जाती है, वहां पे आपको पक्का मिलेंगे। ठीक है, मैं वहां से टॉपिक से बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर एजेंट्स। ठीक है सर। अभी दूसरी बात है कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज अ जॉब वर्कर। बेटा हमारे पास बेटा एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ा सा साहूकार है, उसके पास बहुत ज्यादा लैंड। मुझे बता, आपको लगता है बेटा साहूकार उस पर जमीन करेगा? आपको लगता है वो जाके हल चलाएगा? आपको लगता है वो जाके कल्टीवेशन करेगा, कटिंग करेगा? सर उसके पास दुनिया भर के लैंड पड़े, वो क्यों काम करेगा? आई मीन काम करेगा मगर लोगों से काम करवा के देगा। तो क्या करेगा, मेरे के लोगों को पकड़ेगा या वो लैंड किसी को चलाने के लिए देगा एज अ जॉब वर्क। उसको बोलेगा इसका जो भी कल्टीवेशन है मुझे दे देना, उसके अगेंस्ट में पैसे ले लो। जो भी तेरा लेबर वर्क है, लेबर वर्क जिसको हम लोग बोलते हैं, सारी चीजें कौन प्रोवाइड करेगा? साहूकार। सिर्फ जो इसमें काम कर कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं वो सिर्फ जॉब वर्क का काम करेगा। अगर ऐसा कुछ कल्टीवेशन से रिलेटेड वर्क है और अगर वो साहूकार उस लेबर को पैसा दे रहा है, एजेंट को पैसा दे रहा है, तो पैसा जीएसटी नहीं चार्ज होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ लैंड। और लास्ट एंट्री है सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सीन,
Retail packing, labeling of fruits, vegetable do not change or alter the essential characteristic of said fruit. चलो मैं आपको भी इस पे भी 2 से 3 एग्जांपल देता हूँ. आई डोंट नो आपको पता है नहीं पता है. आई होप गर्ल्स में बी हैविंग मोर आइडिया एज कम्पेयर टू बॉयज. वैक्सीन का मतलब क्या होता है. आपने अगर एप्पल परचेज किया रहेगा तो यू हैव सीन दैट योर मदर वो क्या करते हैं ऊपर का स्किन निकाल के आपको देते हैं. दे नेवर कट द एप्पल विद स्किन, कभी नहीं करते क्योंकि ना एप्पल को नॉर्मली वैक्स किया जाता है क्योंकि वो शाइन ज्यादा होता है. आप देखो अगर आपके घर पे एप्पल भी होगा तो थोड़ा आप उसको नेल से भी करोगे ना तो आपके हाँ नेल्स में आ जाएगा करके नॉर्मली ऐसा होता है. दैट इज कॉल्ड एज अ वैक्सीन. और अब वैक्सीन बोलते हैं उसको हम लोग. लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स अभी तो बहुत कॉमन हो गया है. एप्पल लिखा रहता है दैट मेड इन कश्मीर. मैंगो पे भी अभी लेबलिंग आना स्टार्ट हो गया है. फ्रूट्स के ऊपर लेबलिंग किया जाता है. और उसके बाद रिटेल पैकिंग जैसा मैंने आपको बोला था कि आपको एक टोकरी में तो छोटे से बकेट में लाइक आपको एप्पल्स मिलेंगे, चीकूज मिलेंगे, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स मिलेंगे विथ कलरफुल पेपर उसके ऊपर लगाया रहेगा और वो मार्केट में सेल करते हैं. जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था हमारे घर में पूजा होता है नॉर्मली वो उठा के लेके आते हैं. वेजिटेबल्स है. अभी उसमें राइपनिंग भी है. बहुत जगह पे क्या होता है ना कि टाइम से पहले फ्रूट्स को पकाना जिसको हम लोग बोलते हैं राइपनिंग. उस पर केमिकल यूज करना सो दैट जल्दी से जल्दी वो पक जाए और मार्केट में वो क्या हो जाए मार्केटेबल हो जाए. आप देखो कभी कभी ऐसे ऐसे फ्रूट्स होते हैं ना जो टाइम से पहले मार्केट में आ जाते हैं. जैसे मैंगो है. मैंगो का भी एक टाइम पीरियड होता है. अगर वो टाइम से पहले मार्केट में आ जाता है तो मान के चलना दे आर नॉट अ गुड मैंगो क्योंकि उसके ऊपर कुछ ना कुछ मेडिसिन ट्रीटमेंट किया रहता है. अभी हमारे नेटिव प्लेस पे आपूस इज कंसिडर टू बी अ वेरी पॉपुलर मैंगो. हमारे गांव में क्या करते हैं ना ये जो कैरी होती है पहले कैरी निकाल के रखते हैं और उसके ऊपर अगर उसको पकाना रहेगा तो चूना लगाते हैं. आई होप चूना का मतलब जो नॉर्मली हम पान में कंज्यूम करते हैं. अलग अलग टेक्निक्स है. आई डोंट हैव मच मोर आइडिया बट वेन एवर आई गो तो आई सॉ कभी अप्रैल मई में हम जब भी जाते हैं 3-4 दिन के लिए तो नॉर्मली वी सॉ कि वो सीजन में ऐसा करते हैं. प्री कंडीशनिंग प्री कूलिंग ऐसा कुछ एक्टिविटी करते हैं जिससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का नेचर चेंज नहीं होता है. वो सेम रहता है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं जीएसटी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा. आई होप आप लोग को पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझा हुआ है. नाउ आई विल जस्ट टेक 5 मिनट्स मोर एंड वी विल हैव अ डिस्कशन वेदर इसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा एंड देन वी विल वाइंड अप द सेशन. उसने बोला है पैकिंग ऑफ पल्सेस. बेटा यहाँ पे वर्ड पल्सेस यूज किया हुआ है जीएसटी लगेगा. पैकिंग ऑफ टमाटो केचप. बेटा टमाटो केचप प्रोडक्ट की आइडेंटिटी चेंज होगी जीएसटी लगेगा. कमीशन ऑन सेल ऑफ राइस. बेटा सेल ऑफ राइस बोला उसने. अगर मान लो आरथिया बायर और सेलर को साथ में लेके आएगा और उनकी बीच में डील कराएगा तो जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा. आप बोलोगे नहीं लगेगा पर लगेगा इसके लिए बिकॉज राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता तो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होता. यहाँ पे नॉन टैक्सेबल. और एग्रीकल्चर क्या है टैक्सेबल प्रोडक्ट. तो एग्रीकल्चर के ऊपर कोई कमीशन होगा तो जीएसटी लगेगा. सर आपको कैसे पता चला. अभी बेटा देखो ऊपर राइस से रिलेटेड एडजस्टमेंट प्रोविजन दिया था. देखो राइस के ऊपर यहाँ पे कमीशन वर्ड यूज किया है क्या बताओ मुझे. मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ तो आपको समझ में आएगा. मुझे बताओ क्या यहाँ पे कमीशन है. नहीं है सर. इसके लिए जीएसटी लगा. अगर वहां पे होता वेयर हाउसिंग ऑफ राइस तो जीएसटी नहीं लगता क्योंकि उसके लिए अलग से एंट्री बना हुआ. बात समझा या नहीं समझा. कमीशन जीएसटी लगेगा लगेगा. और स्टोरेज ऑफ राइस फ्लोर आटा इन द वेयर हाउस जीएसटी लगेगा. चावल का आटा होता है यस उसका वेयर हाउसिंग है जीएसटी लगेगा. जीएसटी कब नहीं रहेगा जब सर वो राइस रहेगा. ऊपर अभी भी बताया ना मैंने स्टोरेज रहेगा राइस का वेयर हाउसिंग में तो जीएसटी नहीं लगेगा. अभी इस पे जीएसटी क्यों लग रहा है बिकॉज ये राइस का आटा है इसके लिए लग रहा है. राइस आटा इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. ठीक है सर. अभी देखो मुझे बताओ सारे बच्चे बताएं. सप्लाई ऑफ फार्म लेबर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा जल्दी. नहीं लगेगा. वेरी गुड. नहीं लगेगा. टेस्टिंग ऑफ सॉइल ऑफ फार्म लैंड. बेटा टेस्टिंग करना फार्म लैंड पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा. यस सारे बच्चों ने बताना है.
अदरवाइज मैं आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, बेटा सर्विसेज दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जीएसटी लगेगा क्या? आप बोलोगे सर इसमें कुछ बोला ही नहीं एग्रीकल्चर, बट बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, नो जीएसटी। प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू मेक इट फिट फॉर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू मेक इट फिट फॉर प्रोडक्शन, बेटा सर यहाँ पे प्रोडक्शन की आइडेंटिटी चेंज हो रही है, जीएसटी लगेगा। एडवांस रिसीव फॉर सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड इन मे, सर अभी इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे एज ऑफ नाउ, बट अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगा सर इस पे टैक्स लगेगा। रीजन हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, डिस्कस करेंगे कौन से सेक्शंस में, टाइम ऑफ सप्लाई। सर अगर आप देखोगे तो इस पे जीएसटी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये मेक इट प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, जैसे टमाटो से टमाटो केचप बनाए, हाँ सर। और उसके बाद एडवांस रिसीव हुआ है, जीएसटी लगेगा। चलो ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। चलो और एक क्वेश्चन ले सर, और एक क्वेश्चन। यस, और एक क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर नहीं लगेगा, वेरी गुड, नहीं लगेगा। दूसरा, वेयर हाउसिंग ऑफ बिस्किट्स, बोलो, वेयर हाउसिंग ऑफ बिस्किट्स लगेगा। मिलिंग ऑफ पैडी, पैडी इनटू राइस, बेटा पैडी को राइस में कन्वर्ट करे, जीएसटी लगेगा क्या? क्यों लगेगा? क्योंकि सर प्रोडक्टिविटी आइडेंटिटी चेंज हो रही है, वेरी गुड सर, आइडेंटिटी चेंज हो रही है, वेरी नाइस। पहले वो पैडी था, अभी राइस में कन्वर्ट हो रहा है, आइडेंटिटी चेंज हो रहा है, जीएसटी लगेगा। रेंटिंग ऑफ वेकेंट लैंड इनटू स्टड फार्म, बेटा स्टड फार्म का मतलब क्या है? स्टड फार्म मतलब प्लेस वेयर हॉर्स आर कैप्ट, हॉर्स को वहां पे रखा जाता है, जहां पे हॉर्स को रखा जाता है, जीएसटी लगेगा, यस लगेगा। टेस्टिंग अंडरटेकन फॉर सीड, सर सीड्स का टेस्टिंग हुआ है, जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा, वेरी गुड। लीजिंग वैकेंट लैंड फॉर पोल्ट्री फार्म, सर मेरे पास वैकेंट लैंड था, मैंने किसी को पोल्ट्री फार्म चलाने के लिए दी है, जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसका मतलब सिर्फ 3 अमाउंट पे जीएसटी लगेगा, देखते हैं। यस सर, 100% करेक्ट। इसका मतलब सर आपको प्रोविजन समझ में आ गया है। एंड इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज यू आर वेलकम टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। Yes, anybody want to ask any question? Just Veda. सर हमें कभी डाउट आया है क्या, बोलिए। एक क्वेश्चन बच्चे ने बोला है सर वीट पे जीएसटी लगेगा, मेरे हिसाब से तो जीएसटी नहीं लगेगा वीट पे, वीट पे नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। बेटा एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग? नहीं है तो मेंशन करो, नो डाउट। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय फॉर द डे।